Hi, this is Sejati Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. और आज इस क्लास के अंदर we are going to take up another 10 more case studies for CA final audit. 10 case studies मैंने already डाल दी थी जो ICAI ने न्यू कंपाइलेशन रिलीज करी है केस स्टडीज की, और इस क्लास के अंदर हम आगे की 10 केस स्टडीज और टेकअप करेंगे. सो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपकी टोटल 20 केस स्टडीज कवर हो जाएंगी. और मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था कि 35 के आसपास केस स्टडीज है और 3 पार्ट्स में वो आपको अवेलेबल होंगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकंड पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन. अगर किसी बच्चे को केस स्टडी नहीं मिलती है तो आप सर्च कर लिया करो चैनल के ऊपर जाके, आपको वीडियो मिल जाएगी. कई बार ऐसा होता है कि कोई वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं ऐड होती है, ठीक है. सो आपको थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे स्क्रॉल करके वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर तो आपको सारी जो भी क्लासेस है वो मिल जाएंगी, ठीक है. एंड यस, अगर आपने अभी तक ओल्ड सिलेबस में इन केस स्टडीज को नहीं देखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस कंपाइलेशन के अंदर वही सब कुछ केस स्टडी है जो आपके एसएम के अंदर थी या फिर जो ओल्ड सिलेबस में थी, और एक आधा कुछ नया इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ डाला है. तो आपको एक बार तो एटलीस्ट, अगर आपका अटेम्प्ट मई 25 या आने वाले किसी भी अटेम्प्ट में आप अपना पेपर लिखने वाले हो, एटलीस्ट एक बार तो आपको इन क्लासेस को देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है. क्योंकि 30 नंबर बेटा बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, आपको पास होने के लिए 40 चाहिए और ऑडिट में 40 ही नहीं आते हैं बच्चों से. और इसका एक रीजन ये भी है कि आपको पेपर लिखना नहीं आता है अच्छे से, तो ये केस स्टडी बहुत हेल्प करती है वहां पे जहाँ पे या तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पेपर मुश्किल आ जाता है, या आपको अगर राइटिंग के अंदर कोई इशू है तो. सो आपको केस स्टडी का पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि केस स्टडी डायरेक्टली यहीं से बनेगी, बट जब आप इन केस स्टडीज को पढ़ते हो तो आपको ना एक तरीका आ जाता है कि कैसे मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे मेरे को एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं. और ये कंफर्ट आपको तभी आएगा जब आप केस स्टडीज अटेम्प्ट करोगे. अगर आपको लगता है कि खाली मैंने कंसेप्ट देख लिया और मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है. सो यस, यू कैन नाउ स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर. आपको ये जो कंपाइलेशन है, ऑल्दो ये आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको ये इजिली मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. So we are now going to start with case study number 11. बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है. इट सेज JDDS डिपॉजिट लिमिटेड एक एनबीएफसी है, एंड ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. आपको पता ही है कि हर एक एनबीएफसी को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो इसने भी एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया हुआ है. ओके ये एनबीएफसी लिस्टेड भी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और इन्होंने अपॉइंट किया है बीडीपी एंड कंपनी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. मिस्टर राजन जो इस सीए फर्म का ऑडिट पार्टनर है, उसने ना एनबीएफसी का मंथली नेट ओन्ड पोजीशन को एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट. जैसे कि अप्रैल 2023 ये एक मंथ है, इस एंड पे, इस मंथ एंड के ऊपर इनका नेट ओन फंड पोजीशन कितना था, ऐसे ही मई के एंड पे इनका नेट ओन फंड पोजीशन कितना था. इसने पूरे 12 महीने के मंथ एंड के ऊपर नेट ओन फंड पोजीशन एक्सट्रैक्ट की है फॉर दिस एनबीएफसी. अच्छा, मैं आपको एक प्रोविजन बता देती हूँ, और आपको ये पता होगा अगर आपने एनबीएफसी को देखा है तो हर एक एनबीएफसी को एक मिनिमम नेट ओन फंड क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है ना, जो 10 करोड़ रुपए है. लेकिन अब भी कुछ ऐसी एनबीएफसीज है जिनके लिए क्राइटेरिया 2 करोड़ रुपए ही है. पूरा एनबीएफसी का लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो. ओके और आपको ये भी पता है कि इन एनबीएफसीज को, इसको हमने लास्ट में पढ़ा था रिपोर्टिंग के टाइम पे, कि एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से दैट दे आर एलिजिबल टू होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना. मतलब ये इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है. अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो नेट ओन फंड का क्राइटेरिया आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखेगा, वो हर एक मंथ एंड के ऊपर देखेगा या ईयर एंड के ऊपर देखेगा? तो इसका राइट आंसर है ईयर एंड के ऊपर. तो यहाँ पे इसने जो ये मंथ एंड के ऊपर आपके नेट ओन फंड की पोजीशन क्या है ये जो निकाल के रखी, ये इरेलीवेंट डिस्कशन है. लेट्स सी कि क्वेश्चन आगे क्या पूछता है, उसके बाद हम इसको आगे डिस्कस कर पाएंगे. मैंने आपको सिंपल सा प्रोविजन बताया एनबीएफसी का. आगे चलो. During the year, Mr. Rajan recommended to board and audit committee the appointment of internal auditor. Definitely आप एक listed company हो, so फिर as per section number 138 आपके ऊपर requirement applicable होती है कि आपको एक internal auditor रखना पड़ेगा. लेकिन बोर्ड और ऑडिट कमेटी ने इस रिकमेंडेशन को कर दिया रिजेक्ट. कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे बजट कॉन्स्टेंट है, हम नहीं इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. And they assured that they would consider establishing an internal audit department within the company next year. और कहते हैं अगले साल से आपको एक डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. ये बहुत ही छोटी सी केस स्टडी है, ठीक है. कहता है जो भी आपने ऊपर पढ़ा उसके बेसिस पे नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आप दो. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
आपको गाइड करना है मिस्टर राजन को रिगार्डिंग द एरियाज वेयर ही मे नीड टू रिपोर्ट द एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन द कंपनी इन ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि कंपनी, अगर आप देखते हो लिस्टेड कंपनी है, कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है, तो आपको एक इंटरनल ऑडिटर रखना चाहिए, एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कम्युनिकेट विद द साइज ऑफ योर बिजनेस, नेचर ऑफ योर बिजनेस, राइट। और अगर आप ऐसा इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं मेंटेन कर रहे हो तो बीइंग एन ऑडिटर आप कारों में इसको कहां पे रिपोर्ट करते हो? क्लोज नंबर 14 के अंदर आप इसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पे दूसरी रिपोर्टिंग क्या आती है, एक तो मैंने आपको बता दी कि क्या एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है, आप ये रिपोर्ट करोगे। दूसरा, जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है और एक्सटर्नल ऑडिटर अगर उसके काम को यूज कर रहा है तो वहां पे भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या आपने उनके काम को कंसिडर किया। तो ये 2A और B पॉइंट है अंडर क्लोज नंबर 14 पैरा नंबर 3, यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि आप कहाँ पे रिपोर्ट करोगे कारों में। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेम अंडर पैरा नंबर 3, क्या लिखा हुआ है ये इसने 13 नहीं बेटा, इट इज पैरा नंबर 14, सो दिस इज नॉट राइट। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर इन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, नहीं, आप इसकी वजह से अपना रिपोर्ट नहीं क्वालिफाई कर रहे हो। आगे, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सेम अंडर पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 14 ऑफ द कारो 2020, यस, आप यहाँ पे इसको रिपोर्ट करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, फर्स्ट का सी। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर राजन ने रिपोर्ट किया है अंडर क्लोज नंबर 3A ऑफ मास्टर डायरेक्शन NBFC Company's auditor Reserve Bank of India Direction 2016, okay, that JDDS Deposit Limited is not eligible to hold certificate of registration under section number 45IA। तो अगर आपको याद होगा हम रिपोर्टिंग करते हैं पैरा नंबर 3A, ऐसा पैरा 3B, इफ यू रिमेंबर, ओके, ये एनबीएफसी में रिपोर्टिंग जो लास्ट कंसेप्ट था ना, वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसने ना अपना जो रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल करते हुए इसने रिपोर्टिंग करी है, एंड उसने बोला कि आपकी कंपनी एलिजिबल नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के लिए, क्योंकि जो इनका नेट ओन्ड फंड है इट वेंट बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड लिमिट, वो अपने लिमिट को मीट नहीं कर रही है। मैनेजमेंट ऑफ द एनबीएफसी इज अ डिफरेंट ओपिनियन, उनका ओपिनियन ऐसा नहीं है, एंड उनका ओपिनियन ये है दैट सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द नेट ओन फंड फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड विद रेफरेंस टू द पोजीशन, कि आपको ये जो पोजीशन देखनी थी नेट ओन फंड की, इट हैज टू बी सीन एट ईयर एंड एंड नोट बेस्ड अपॉन ईच मंथली पोजीशन, एज आई टोल्ड यू। लेकिन आपके इस ऑडिटर ने क्या किया, हर एक मंथ एंड के ऊपर ये नेट ऑन पोजीशन देख रहा है, जो गलत है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ठीक कह रही है। आप मुझे बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स सी कि ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 1, हर एक एनबीएफसी को एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कि वो एलिजिबल है टू होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस, अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। ये सर्टिफिकेट जो आप बनाओगे इट शुड बी डन विद द रेफरेंस टू द पोजीशन। तो आप ये नेट ओन फंड की पोजीशन कब देखोगे, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, नहीं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, नहीं, एट ईयर एंड। तो आप मुझे बताओ एट ईयर एंड कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकंड ऑप्शन के अंदर। सो इसका सिंपल सा आंसर बनेगा बी। अगर आप बाकी ऑप्शन पढ़ने के लिए जाओगे, जैसे कि अगर मैं थर्ड में बात करूं तो ये थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, एंड अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ है। ये एक प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें डिस्कशन का कोई सवाल नहीं उठता। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा बी। आगे चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, मिस्टर राजन हाईलाइट करना चाहता है इस मैटर को विद रिस्पेक्ट टू द एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन हिज रिपोर्ट अंडर द EOM पैरा। बेटा EOM पैरा हम कहां पे पढ़ते हैं, अंडर एसए नंबर 706। और EOM पैराग्राफ ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में वहां पे डालता है जहां पे कुछ मैटर हैं जो मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करे हैं, डिस्क्लोज करे हैं, एंड ऑडिटर को लगता है कि ये ऐसे मैटर हैं जो यूजर के लिए फंडामेंटल हैं टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ पाए। ये सारे मैटर, अगर ऑडिटर कोई भी ऐसा मैटर है जो उसको लगता है यूजर को पता होना चाहिए, उनका फोकस इन मैटर के टुवर्ड्स दिलवाना चाहता है, तो अपनी रिपोर्ट के अंदर वो अलग से एक सेक्शन डालता है, उसका नाम देता है, उसकी हेडिंग होती है EOM पैरा, और वहां पे उन मैटर को लिख देता है। बेसिकली वहां पे लिखता भी नहीं, आप रेफरेंस ही प्रोवाइड कराते हो कि मैनेजमेंट ने अपने किस नोट्स टू अकाउंट में उन सारे मैटर का डिस्क्लोजर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली ये वो मैटर होते हैं विच आर रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करे हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मिस्टर राजन कुछ मैटर को हाईलाइट करना चाहता है, और वो मैटर क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा क्या इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट ने दिया होगा, नहीं। So it says, however, management was of the view that audit partner was not right by disclosing the said matter in his report, as it was internal matter. कहता है कि आप इसको रिपोर्ट में नहीं डाल सकते क्योंकि ये इंटरनल मैटर है,
and the audit team had not identified any material evidence which could impact the opinion of the auditor. देखो मैं ये कह रही हूं कि ये मैटर EOM पैराग्राफ में नहीं आना चाहिए. काइंडली गाइड मिस्टर राजन वेदर प्रपोज्ड रिपोर्टिंग अंडर EOM पैरा इज करेक्ट. नो, अगर आपको इसको डालना है तो आप इसको कहां पे डाल सकते हो? अदर मैटर में डाल सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो. ठीक है, आप इसको की ऑडिट मैटर में डाल सकते हो, लेकिन ये EOM में नहीं आएगा. तो कहता है EOM पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट रेफर्स टू अ मैटर. इसने खाली बताया कि EOM पैराग्राफ आप कहां पे डालते हो. आप उन मैटर्स को लेकर EOM पैराग्राफ डालते हो विच आर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑडिटर्स जजमेंट. वो इतने इंपॉर्टेंट है सो दैट दोज नीड टू बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द यूजर. फंडामेंटल है वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके. ये आपका की पॉइंट है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके. हेंस आप इन मैटर की रिपोर्टिंग EOM में नहीं करोगे. बेटा अगर कोई ऐसा मैटर है जो आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट नहीं हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ, बट आपको लगता है कि ये मैटर यूजर को पता होना चाहिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर वर्क, ऑडिट को समझ सके, तो फिर आप उसको OM पैराग्राफ में डालोगे. तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है ये, तो ये EOM में नहीं आएगा. तो ये सही ऑप्शन लग रहा है मुझे. एक बार सेकंड पढ़ लेते हैं. कहता है EOM पैराग्राफ ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर डालता है इन ऑर्डर टू रिपोर्ट दोज मैटर विच आर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जो ऑडिटर की जजमेंट के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है दैट दे आर फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हेंस रिपोर्टिंग अंडर EOM इज करेक्ट. देखो यहां तक तो मैं बिल्कुल सही ये बात कह रहा था, प्रोविजन तो इसने सही लिखी, लेकिन इसने ये वाला जो पॉइंट लिखा ना, यहाँ से ऑप्शन गलत हो गया कि EOM पैराग्राफ के अंदर रिपोर्टिंग यहाँ पे ठीक होगी. तो जहां जहां पे भी लिखा है ना कि EOM के अंदर रिपोर्टिंग ठीक है, वो ऑप्शन ही गलत है. तो इसमें C ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. और D में इसने लिखा कि इनकरेक्ट है. लेट्स सी कि मैं एक बार रीजन देख लेती हूँ ऊपर क्या लिखा है. कहता है कि EOM पैराग्राफ आप रिपोर्ट में डालते हो उन मैटर्स को लेकर विच आर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड. नो, यहाँ पे आप OM पैराग्राफ डालते हो. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर का क्वेश्चन एंड थर्ड का जो आंसर बनेगा दैट विल बी A. सो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल केस स्टडी, बट आपको पता है ना कि सिंपल सिंपल केस स्टडी ही मिलके आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी बनती है. तो जो बच्चा इन क्लासेस को देख रहा है, आप ऐसे मत सोचो यार मैंने टाइम लगा दिया और इतनी सिंपल सी केस स्टडी तो मैं खुद भी कर सकता था. खुद आप केस स्टडी कर सकते हो, लेकिन खुद से की हुई चीजें ना भूल जाते हो, लेकिन सुनी हुई चीजें आपको याद रहती है, जहां तक मैं समझती हूँ. ठीक है. सो यस, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड केस स्टडी. देखो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, मतलब वो MCQ में यही घुमाएंगे यार, कहाँ से लाएंगे हर बार नए क्वेश्चन. जो क्वेश्चन बैंक है ना उससे वो MCQ बनाते हैं, मैं बता देती हूँ आपको, और आपके इन MCQ से वो क्वेश्चंस भी बना देते हैं. तो ये सब कुछ घूमता है उनका, बस आपको समझ में आना चाहिए. चलो लेट्स डिस्कस विद केस स्टडी नंबर 12. अगेन अ वेरी सिंपल एंड छोटी सी केस स्टडी है. कहता है MSK एंड पार्टनर्स एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, एंड उसके अंदर CA मनिक एंड CA तरन पार्टनर्स है. एंड बेटा ये CA फर्म बैंगलोर के अंदर बेस्ड है. ओके. MSK and partners are appointed to conduct the statutory auditor of a company, जिसको हम बोलेंगे Z Limited. Z Limited is required to appoint internal auditor as per the statutory provision given in the Companies Act 2013. तो as per section number 138 of Companies Act 2013, ये एक ऐसी कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो जहां पे एक इंटरनल ऑडिटर होना भी मैंडेटरी है. एंड इन्होंने एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट भी किया हुआ है जिसका नाम है CAIA. ठीक है. एंड ये जो आपकी CA फर्म है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उन्होंने इंटरनल ऑडिटर से पूछा कि क्या आप मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करा दोगे. हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है ना, एज पर SA नंबर 610, कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकता है. यू कैन मेक यूज ऑफ द वर्क फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग योर एविडेंसेस. किसके काम को यूज कर सकते हो? इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हो, या फिर आप उनकी डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकते हो. डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो काम, जो प्रोसीजर स्टैट्यूटरी ऑडिटर खुद परफॉर्म करने का सोच रहा है, वो खुद ना परफॉर्म करके उस काम को डेलीगेट कर सकता है टू द इंटरनल ऑडिटर, प्रोवाइडेड दैट जो SA नंबर 610 की गाइडेंस है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. वो जो हमने 3 स्टेप समझे हैं, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या आप इसके काम को यूज कर सकते हो, इनकी डायरेक्ट असिस्टेंस को यूज कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो किस एरिया में और कितना आप इनको यूज कर सकते हो, उनके काम की एडुकेसी को आप टेस्ट करोगे, एंड देयर आफ्टर यू कैन मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन. और हमने ऐसे नंबर 610 के अंदर ये भी पढ़ा हुआ था कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज नहीं कर सकता, उनकी डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता. जैसे कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा जजमेंट लेनी पड़ती
है, जहाँ पे रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। सो ऐसे कुछ एरियाज हमने पढ़े थे अंडर एसए नंबर 610, वेयर एक्सटर्नल ऑडिटर कैन नॉट मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, या फिर उनकी डायरेक्ट असिस्टेंस वो नहीं ले सकता। क्या आपको ये समझ में आया? यस। तो यहाँ पे आपकी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने मिस्टर आई जो कि एक इंटरनल ऑडिटर है, उससे पूछा कि आप मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस दे दोगे रिगार्डिंग व्हाट। इसके ऊपर फोकस करो कि एक्सटर्नल ऑडिटर किस चीज को लेकर डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाह रहा है रिगार्डिंग इवेल्युएटिंग दी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट। बेटा क्या जब आप अकाउंटिंग एस्टीमेट की चेकिंग करोगे, इवेल्युएशन करोगे, क्या वहां पे आपको नो, आप कंपनी के ऑडिटर हो, आपको भी जजमेंट लेनी पड़ेगी? यस। तो क्या एक ऐसा एरिया जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट आपको लेनी पड़ रही है, क्या वहां पे आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन की डायरेक्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए? एज पर एसए नंबर 610 नहीं लेनी चाहिए। यही तो प्रोविजन है। आगे चलो। एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेटा इस एरिया में भी आप नहीं लेते, मतलब क्योंकि जब आप रिस्क की असेसमेंट करोगे तो आप जजमेंट ही तो ले रहे हो कि कहां पे कितना रिस्क है। आप सर्कमस्टांसेस को इवेलुएट कर रहे हो। लेट्स से आप कंट्रोल की असेसमेंट कर रहे हो। आप कंट्रोल की असेसमेंट करने के बाद, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद, उनकी डिजाइनिंग देखने के बाद, डिस्क्रिप्शन समझने के बाद आप ये डिसीजन तो लोगे ना कि उधर कितना कंट्रोल रिस्क है। तो ये जजमेंट इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। तो आप इस एरिया में भी उनकी असिस्टेंस नहीं ले सकते। ये डायरेक्ट कंसेप्ट है 610 का। आगे चलो। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिजोल्व द एक्सेप्शन इन कंफर्मेशन रिस्पॉन्स। पहले तो ये लाइन समझो ये क्या लिखी हुई है। सो एज पर एसए नंबर 550 इन्होंने ना कंफर्मेशन भेजी होगी। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कंफर्मेशन किसको भेजी ये नहीं लिखा हुआ है, मैं मान लेती हूँ कि ये कंफर्मेशन इन्होंने अपने डेटर्स को भेजी है। तो बेटा जब डेटर को कंफर्मेशन भेजी, सामने से रिस्पॉन्स आया और वहां से आपको एक्सेप्शन मिल गई। मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर आपकी कंपनी के डेटर शो हो रहे थे 10 लाख रुपए के, और सामने से जो रिस्पॉन्स आता है उसने बोला सिर्फ 8 लाख रुपए। मतलब आप कह रहे हो कि मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं, सामने वाला बंदा आपको कंफर्मिंग पार्टी कह रही नहीं मुझे तो 8 लाख रुपए देने हैं। तो ऐसे क्या हो गया? मिसमैच हो गया। इस मिसमैच को क्या बोला जाता है? एक्सेप्शन एज पर एसए नंबर 505। एंड अगर मैं 505 के प्रोसीजर आपको बताऊं तो इसमें क्या हमने अंडरस्टैंड किया था कि जब भी एक्सेप्शन मिलती है अभी ऑडिटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे कि एक्सेप्शन क्यों आ रही है, एंड आप देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके डेटर के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, गलती है, इंक्लूडिंग द फ्रॉड ऑल्सो। तो आपको ऐसे काम करना पड़ता है। अब मैं ये कह रही हूं क्या आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे? यस। आपको इस एक्सेप्शन को रिजोल्व करना पड़ेगा। यस। तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहता है इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिजोल्व द एक्सेप्शन। ये आप कर सकते हो। देखो आप एक्सेप्शन रिजोल्व करने के लिए अगर कोई जजमेंट लेनी है तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की असिस्टेंस नहीं ले सकते। अगर आप खाली इंफॉर्मेशन की असेंबली करवाना चाहते हो, है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह को असेंबल करवाना चाहते हो, दैट इज अलाउड। उधर कोई जजमेंट नहीं लेनी आपको, तो ये अलाउड है। ओके लेट्स से आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सीए मानिक accepted his appointment as a tax auditor of a firm under section number 44AB of Income Tax Act। तो ये टैक्स ऑडिट की बात कर रहा है एंड उन्होंने 2 दिन के अंदर टैक्स ऑडिट को करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई उसके 2 दिन के अंदर आपने टैक्स ऑडिट करना भी शुरू कर दिया क्योंकि क्लाइंट को बड़ी जल्दी थी कि उसको रिटर्न फाइल करनी है बिफोर द ड्यू डेट। आफ्टर कमेंसिंग द ऑडिट सीए को रियलाइज हुआ अरे उससे तो एक गलती होगी। उसने इस टैक्स ऑडिट के असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट भी नहीं किया। शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 8। सो यू हैव एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ टैक्स ऑडिटर विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या आप गिल्टी हो गए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के? यस। लेकिन वो अपनी गलती को ठीक करना चाहता है एंड बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसने थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट प्रीवियस ऑडिटर को एक कम्युनिकेशन भेज दी। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि ये आपने एक्सेप्टेंस देने से पहले करना चाहिए था। ये आप एक्सेप्टेंस देने के बाद कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गिल्टी हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। आगे चलो। सीए तरन प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। ये लिस्ट कहां पे कवर्ड है? सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 2 के क्लोज नंबर 4 के अंदर। तो सीए तरन ये सर्विसेज प्रोवाइड करा अपने क्लाइंट को एंड सीए तरन को ऑल्सो अवार्ड दिया गया है एज अ बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर, और ये अवार्ड उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिला है एज अ ग्रेटिट्यूड। लेटर ऑन सीए तरन से गलती क्या होगी, भाई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्रेम्ड फोटोग्राफ लगा दी। अच्छा, ही वॉज रिसीविंग द सेड अवार्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि ऐसा मेरे को अवार्ड मिल रहा है। अपॉन हियरिंग अबाउट द एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस सीए फर्म
हाँ, सीए फर्म मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे वर अप्रोच्ड बाय XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एक्ट देयर स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इनके पास एक नया क्लाइंट आ रहा है और वो क्लाइंट क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहती है कि ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करें। द फर्म अग्री टू ऑफर एंड द फर्म अग्री टू दी ऑफर, फर्म ने एक्सेप्टेंस देने का सोच लिया है। एंड फॉलोइंग ऑप्शन है उनके दिमाग में विद रिस्पेक्ट टू फी, कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या पैसा चार्ज करें। क्या हम पैसा चार्ज कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, या एक फिक्स्ड अमाउंट हम इसे चार्ज करें, दैट इज 501 रुपए, है ना। तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पैसा भी कम रखना चाहते हो तुम यहाँ पे, ऐसा। तो यहाँ पे पैसे के ऊपर मत जाओ, तुम देखो कि फिक्स्ड बेसिस पे पैसा तुम चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे तुम परसेंटेज बेसिस पे पैसा चार्ज कर रहे हो। बेटा क्या हमने शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 10 में ये बात पढ़ी है दैट यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आप परसेंटेज बेसिस के ऊपर फी चार्ज करते हो? यस। बट क्या हमने वहां पे एक ये भी चीज देखी है कि रेगुलेशन नंबर 192 उसका एक एक्सेप्शन है? यस। और उस एक्सेप्शन के अंदर काफी चीजें अलाउड है जहां पे आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन ऑफ दोस। सो जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए जाओगे, आपको फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करना है एज अ फी, वो भी कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज बेसिस के ऊपर पैसा चार्ज करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये अलाउड है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, उस कंपनी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो वर्किंग कैपिटल है उसके परसेंटेज, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आपका फी हो सकता है। तो ये सारी डिस्कशन रेगुलेशन नंबर 192 में आ जाती है। आगे चलेंगे। आपने ऊपर वाला केस सिनेरियो देख लिया, अभी आप नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देखो। पहले बताओ, एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 किस क्लोज में सीए तरन विल बी हेल्ड गिल्टी? बेटा उसने फोटोग्राफ लगा दी है तो एडवर्टाइज कर रहा है वो अपने काम को, ठीक है। तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 6। सो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन है, ये जो सीए फर्म है ये डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाहते हैं इंटरनल ऑडिटर से। क्वेश्चन पूछता है एडवाइस करो वेदर ही इज परमिटेड टू डू सो इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो तीन बातें आई थी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या इस एरिया में रिस्क की असेसमेंट आप इंटरनल ऑडिटर से करा सकते हो? नहीं। दूसरा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मैनेजमेंट ने लिए हैं उनकी इवेल्युएशन आप इनसे करा सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पे भी जजमेंट इन्वॉल्व है। तो पहले दो एरिया में तो आप इनसे काम नहीं करा सकते, डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। लेकिन तीसरा, जहां पे आपको कंफर्मेशन की एक्सेप्शन को रिजोल्व करना है और इंफॉर्मेशन की असेंबली करवानी है, असेंबली, कोई जजमेंट लेनी नहीं है वहां पे, तो वहां पे आप इनकी असिस्टेंस ले सकते हो। तो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन का आंसर कहां पे लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है ये जो सीए फर्म है वो इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए पूछ सकती है किन किन चीजों को लेकर। नंबर 1, रिगार्डिंग द इवेल्युएशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट, काट दो। दूसरा, क्योंकि ये पहला ही गलत हो गया तो मैं आगे नहीं पढ़ रही, इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट असिस्ट, ये भी गलत है। आप असिस्टेंस तो दे सकते हो, एज पर एसए नंबर 610 आपको असिस्टेंस देना तो अलाउड है, तो ऐसा तो नहीं कि आप असिस्टेंस नहीं दे सकते। लेट्स सी कि पूरा ऑप्शन पढ़ती हूँ चलो मैं, कि CAIA कैन नॉट असिस्ट दिस सीए फर्म इन असेंबलिंग द इंफॉर्मेशन। तो बेटा इसके लिए तो अलाउड है, तो अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। आगे चलो, सीए फर्म कैन नॉट आस्क CAIA टू डायरेक्ट असिस्टेंस रिगार्डिंग इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। यस, ये सही है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट के एरिया में उनकी इवेल्युएशन करने के लिए आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन की डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की असेसमेंट करने के लिए भी नहीं ले सकते। और कहता है कि आप असेंबली करने के लिए असेंबली ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिजोल्व द एक्सेप्शन ऑफ द कंफर्मेशन, इस एरिया में भी नहीं ले सकते, ये गलत है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर डी बनेगा। लेट्स सी, CA firm cannot ask internal auditor to provide direct assistance regarding evaluating the accounting estimate. Yes. Assessment of risk of material misstatement. Yes. इन एरिया में आप नहीं ले सकते। However, इंटरनल ऑडिटर असिस्ट कर सकता है आपके इस सीए को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, in order to assemble the information, focus on the assemble to resolve the exception arising because of the confirmation. So right answer of this question is going to be D. Right question का answer is going to be D. चलो आगे बढ़ेंगे। With respect to the fee to be charged for its new assignment, which option can be opted by CA firm? मैं बता चुकी हूँ, आप परसेंटेज बेसिस के ऊपर भी फी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 192 आप पढ़ना। एंड आप ये जो फिक्स्ड अमाउंट है इसको भी एज अ फी चार्ज कर सकते हो। सो आइदर ऑफ 1 और 2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। आगे चलेंगे बेटा। दूसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर साइनिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सीए मनिक सेंट अ रजिस्टर्ड पोस्ट टू द प्रीवियस ऑडिटर। मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको ना एक्सेप्टेंस देने से पहले ये काम करना चाहिए था। अभी आपने एक्सेप्टेंस दे दी, काम कर दिया, कहता है अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाई ही नहीं है, उससे पहले कम्युनिकेशन कर दूंगा तो भी गिल्टी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 8। देख लो ये कहाँ पे लिखा हुआ है। एज पर द क्लोज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल
to the CA Act, CA Manik will be held guilty of professional misconduct since he accepted the tax audit without first communicating to the previous auditor in writing. बाकी जो भी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्होंने गलत लिखा होगा, ओके, क्योंकि सिंपल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है तो इन ऑप्शन को पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस वाज योर केस स्टडी नंबर आई थिंक 12, yes. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 13. कहता है गोविल एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ऑल्सो वो मेंबर भी है सीपीए आयरलैंड का, ठीक है, हमारी इसके साथ में एमओयू है, तो यस. आगे कहता है ही हैंडल्स ओनली जीएसटी रिलेटेड, मतलब ये हमारी रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, ओके. अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है तो आपको ये पता होगा मैं क्या कह रही हूँ. आगे चलो, गोविल एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है एंड उसके पास सीपीए भी है, वो सीपीए भी है. He is also the member of CPA Ireland. He handles only GST related work and tax audit for the client. तो सिर्फ GST से जुड़ा काम हैंडल करता है वो, टैक्स ऑडिट हैंडल करता है. करंटली उसके पास 19 कंपनी, बेटा कितनी कंपनी, 19 कंपनीज फॉर विच इज हैंडलिंग द टैक्स ऑडिट. कितने की हैंडल कर सकता है ये, 60 की, ठीक है. हमने इसको काउंसिल की गाइडलाइन में देखा है, 60 की मैक्सिमम ये हैंडल कर सकता है. एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर he was approached by 40 new client for the tax audit assignment. 40 लोग और इसके पास आते हैं. अगर ये 40 के 40 को एक्सेप्ट कर लेता है और 19 इसके पास ऑलरेडी हैं तो भी तो 59 हुए. yes, he was reluctant to accept all the work. कहते यार मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको एक्सेप्टेंस दी तो फिर मैं तो जो परमिसिबल लिमिट है उसका नॉन कंप्लायंस कर दूंगा. ऐसा नहीं है, आपको 60 अलाउड है. आफ्टर कंसल्टिंग सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, अपने दोस्तों से इसने पूछा और फाइनली इसने डिसाइड किया कि सिर्फ 2 ही क्लाइंट को मैं एक्सेप्टेंस दूंगा. ओके. चंदन जो कि इस गोविल का ही फ्रेंड है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस के अंदर है एंड ही इज अ मेंबर एम्पैनल्ड एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वाज एक्टिंग एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द लिस्टेड कंपनी. सो सीए है, गोविल का फ्रेंड है, ये भूल जाओ गोविल का फ्रेंड है, सीए है, चंदन उसका नाम है, प्रैक्टिस के अंदर है और उसको एम्पैनलमेंट में रखा गया है. ही इज एम्पैनल्ड एज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ठीक है. एंड वो बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है एक लिस्टेड कंपनी का. ओके, आगे चलेंगे. द ऑडिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वाज कंप्लीटेड एंड देयर वाज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट. सो ऑडिट खत्म होगी इस साल की, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, जिसकी वजह से कंपनी डिड नॉट सेंड द नोटिस फॉर एजीएम टू चंदन. ये भूल गए सेक्शन 143 को, नोटिस नहीं भेजा अपने ऑडिटर को. जब इंक्वायरी करेगी तो ये पता लगा इट वाज सेड दैट कंपनी इज नॉट ओब्लाइज्ड. कंपनी कहती है मैं तो ओब्लाइज्ड नहीं हूं. वही मैं कह रही हूं ना, सेक्शन 143 ये भूल गए कंपनीज एक्ट का. कहते हैं कि हम ओब्लाइज्ड नहीं हैं कि कोई भी ऑडिटर को हम नोटिस भेजे अपने एजीएम का. एंड ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की कि उनको पता लगता रहे खुद ही, दे मस्ट बी अवेयर कि हमारी एजीएम हो रही है. ऐसा नहीं है. हैविंग हर्ड दिस, चंदन वेंट टू हिज फ्रेंड. चंदन गया अपने दोस्त के पास और उसने क्लैरिफाई किया भाई दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रोविजन. तो प्रोविजन यही है कि आपको अपने ऑडिटर को नोटिस भेजना पड़ेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट मैनेजमेंट हैड नॉट पेड अ पार्ट ऑफ द अग्रीड फी टू द चंदन, जिसकी वजह से मैनेजमेंट कहती तू मेरी एजीएम में नहीं आया तो मैं तेरे को पैसा नहीं पे करूंगी. तो उन्होंने उसका एक हिस्सा फी का अपने पास रख लिया. अभी चंदन को गुस्सा आया एंड चंदन ने लियन एक्सरसाइज कर लिया ओवर फ्यू बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द कंपनी. मतलब बुक्स उसने अपने पास रख ली, जो अलाउड नहीं है. एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन है जो आपके एसएम के लास्ट में है और आपके बुक में भी आपको मिल जाएंगे. ये अलाउड नहीं है. हैविंग कम टू नो अबाउट दिस, गोविल इमीडिएटली इन्फॉर्म करता अपने फ्रेंड को, भाई ये तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया. बिल्कुल सही कह रहा है. गोविल एंड हिज फ्रेंड चंदन डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म. कहते हैं अलग अलग बहुत काम कर लिया, अब मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे. एंड उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है और अपने विजिटिंग कार्ड को प्रिंट करवा दिया. बेटा ये गोविल का विजिटिंग कार्ड है और ये चंदन का विजिटिंग कार्ड है. देखो इन्होंने ऊपर क्या लिखा, सीए फर्म का नाम. क्या ये अलाउड है? यस. अपने आप को डेजिग्नेट कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या ये अलाउड है? यस. ये अपने आप को डेजिग्नेट भी कर रहे हैं एज अ सीपीए आइलैंड और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. क्या अलाउड है कि आप कोई और डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो on your visiting card, letterhead, etc. other than the designation of a chartered accountant? No. अगर आपने ऐसे किया तो आप गिल्टी हो जाओगे शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 7 में. बट देयर इज अ बट. अभी उस बट को डिस्कस करेंगे. ये बाकी सब कुछ तो ठीक है, आपने एड्रेस लिखा हुआ है. ये बट क्या है? ये बट समझाने के लिए ना यू हैव टू कम टू दिस. ये मेरी बुक है, ऑल्दो आपकी बुक के अंदर भी तो डेफिनेटली ये प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगी. तो आप आ जाओ शेड्यूल 1 के पार्ट 1 के क्लोज नंबर 7 के अंदर.
वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि यहाँ पे ये दोनों ही चीज जो इन्होंने करी है वो बिल्कुल सही है। दे विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये अलाउड है, इन्होंने कुछ नॉन कंप्लायंस नहीं किया किसी भी प्रोविजन का। ठीक है, देखो मैं पहले ना आपका शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज नंबर 7 को पढ़ूंगी। कोर प्रोविजन क्या है? कोर प्रोविजन ये है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर है, अगर वो एडवर्टाइज करता है अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट को, सर्विस को, या कोई और डेजिग्नेशन एक्सप्रेशन यूज करता है अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहाँ पे? प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, ईटीसी, इन सारों के ऊपर फिर क्या अलाउड है वो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देन बेटा अगर उसने ऐसा किया तो देन यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन क्या अलाउड है एक बार वो पढ़ ले। अनलेस इट इज अ डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ इन इंडिया, अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी जिसको रिकॉग्निशन मिली हुई है एज पर लॉ इन इंडिया, उसकी अगर डिग्री आप मेंशन करना चाहते हो तो तब आप गिल्टी नहीं होगी। या रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी डिग्री आपके पास है, उसको मेंशन करो तो भी गिल्टी नहीं होगी। या टाइटल आप मेंशन करो इंडिकेटिंग द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टाइटल मेंशन करो इंडिकेटिंग द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, सो आपके पास कोई इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है हमारे, तो जो है आपके पास उसका आप टाइटल मेंशन करो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो अलाउड है डेफिनेटली। मतलब सी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशन that has been recognized by the central government or may be recognized by the council, ये हमारा मेन फोकस है। या आप टाइटल यूज कर रहे हो, टाइटल यूज कर रहे हो किसी मेंबरशिप का, किसी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप का, जिस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप के रिलेशन में हमारी सेंट्रल काउंसिल ने परमिशन दी हुई है, तो भी आपको हम गिल्टी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सीपीए आइलैंड एक रिकॉग्नाइज्ड आप कह सकते हो मेंबरशिप है बाय दी काउंसिल। सो अगर आपने सीपीए आइलैंड लिखा है तो फिर आप गिल्टी नहीं होगे। मैं आपको ये बता भी देती हूँ ये कहाँ पे है। देखो, परमिशन टू मेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, द मेंबर आर परमिटेड टू मेंशन द टाइटल, जैसे कि अभी आपने जो मेंशन किया दैट इज टाइटल, सीपीए इज अ टाइटल, ऑन देयर विजिटिंग कार्ड टू इंडिकेट द मेंबरशिप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी। लेकिन वही इंस्टीट्यूट की आप मेंबरशिप को मेंशन कर सकते हो, उनकी टाइटल को आप मेंशन कर सकते हो जो अलाउड है, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल, विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल काउंसिल। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? एग्जांपल, साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट दैट इज सीपीए आइलैंड। तो बेटा यहाँ पे आपने ये जो डेजिग्नेशन मेंशन करी प्रोविजन के हिसाब से, आप कोई गिल्टी नहीं हो, ये अलाउड है। दूसरा, दूसरे बंदे ने क्या मेंशन किया था? उसने बोला था कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं। तो इधर आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? अ मेंबर हु इज इम्पैनल्ड एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो अगर आप इम्पैनल्ड हो कहीं पे एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, तो आप ये डेजिग्नेशन लिख सकते हो, ये टाइटल लिख सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑन द विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड, तो भी आप गिल्टी नहीं होगे। तो यहाँ पे जब आप इनके विजिटिंग कार्ड को देखते हो, यस इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, ये टाइटल लिखा हुआ है सीपी आइलैंड एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो आप गिल्टी नहीं होगे। क्या आपको ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे अभी। द फर्म हैज ऑल्सो रिसीव्ड द फॉलोइंग असाइनमेंट। ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हो आप टीटी बैंक लिमिटेड की, यस डेफिनेटली कर सकते हो। स्टैच्यूटरी ऑडिट कर सकते हो एचबीटी बैंक लिमिटेड की, यस आप कर सकते हो। एंड ये टीटी कहता है कि ये बैंक वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टीटी बैंक, ओके। सो मतलब आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो आपका इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है आपस में। आगे चलो, ऑफर टू एक्ट एज अ सेटलर ऑफ जेजी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी आप असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। इंटरनल ऑडिट कर सकते हो पीएफ ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी की, यस। स्टैच्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड का, नहीं। देखो, या तो इसका इंटरनल ऑडिटर बनो या तो इसका स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनो, ये दोनों नहीं आप बन सकते, ये भी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जिसका तुम इंटरनल ऑडिट कर रहे हो उसका स्टैच्यूटरी ऑडिटर आप नहीं बन सकते, तो इन दोनों में से एक आप एक्सेप्ट कर पाओगे। आपने ऊपर के क्वेश्चन पढ़े, आप नीचे दिए गए आंसर क्वेश्चन के आंसर दो। नंबर 1, इन द गिवन केस सिनेरियो हैज गोविल ब्रीच द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द क्लाइंट, इफ यस, क्या आप उसको गिल्टी कह सकते हो? नहीं बेटा, 60 अलाउड है। जहां पे यस लिखा है उसको काट दो, जो कह रहा है कि उसने नॉन कंप्लायंस किया है उसको काट दो। नो इन द केस ऑफ द मैक्सिमम सीलिंग इज 25, ये भी गलत है। नो इन द अबव केस मैक्सिमम सीलिंग इज 60 इन नंबर। एंड अगर आप असाइनमेंट मिला भी दोगे ना,
19 उसके पास पुरानी थी, 40 नहीं आ रही, टोटल मिला के भी 59 बनते हैं, विच इज बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। सो कोई भी उसने नॉन कंप्लायंस नहीं किया तो वो गिल्टी नहीं होगा, तो इसका आंसर बनेगा डी। आगे चलो, विल द, ये जो रेटिलिएशन कर रहा है, रिटाइलिएशन इज द राइट वर्ड, ठीक है, ये जो रिटाइलिएशन कर रहा है चंदन, वो गुस्से में है अगेंस्ट द कंपनी, उसको गिल्टी बन जाएगा वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। बेसिकली क्या था, मैं भूल गई क्या था यार, एक बार ऊपर आ जाओ, मैं भूल गई क्या था। हाँ, ये प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पैसे उसने रोक लिए, तो मिस्टर चंदन कहते हैं मैं तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट को वापस नहीं करूंगा, तो ठीक कर रहा है वो नहीं, तो ये भी नॉन कंप्लायंस है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस का। मतलब आप अपनी जो क्लाइंट की बुक्स है उनके ऊपर लियन नहीं आप एक्सरसाइज कर सकते। नो, द अबव एक्ट विल नॉट लीड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये गलत है, ये एक्ट विल लीड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नो, सी एक्ट 1949 इज साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट नहीं है, बोलता है yes, as per the recent decision of ethical standard board, a chartered accountant cannot exercise lien or client document record for the non payment of his fee. Right answer of this question is going to be C. चलो ये बाकी छोड़ दो इसको। तीसरा क्वेश्चन, इन द गिवन केस सिनेरियो विजिटिंग कार्ड प्रिंटेड बाय गोविल एंड चंदन, ये हम डिस्कस कर चुके ऊपर, इज देयर एनीथिंग व्हिच लेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड इफ सो अंडर व्हाट प्रोविजन? इसका सही आंसर है नहीं, कोई मिसकंडक्ट नहीं हुआ है। लेट्स सी कहां पे ये, मेंशनिंग सीपीए आइलैंड एंड द टर्म इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बाय दीज चार्टर्ड अकाउंटेंट वोलेट्स द प्रोविजन, काट दो। आगे, देयर इज नो इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन बोथ द विजिटिंग कार्ड व्हिच लीड्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यस, ऑल डिटेल मेंशन्ड आर अबाइडिंग द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 7, तो बिल्कुल ये सही आंसर है। एक बार सी भी पढ़ लेते हैं, मेंशनिंग सीपी आइलैंड एंड गोविल वोलेट्स द प्रोविजन, जो कह रहा है वोलेट्स द प्रोविजन वो गलत है। एंड कहता है हैंस ही शैल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो वोलेट कर रहा है नहीं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वुड बी बी, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऊपर जब मैंने प्रोविजन बताया तो मैंने डिस्कस कर लिया। सो यस, आगे चलो, द फर्म हैड रिसीव्ड द फॉलोइंग असाइनमेंट, जो ऊपर हमने डिस्कस करी। नीचे क्वेश्चन कहता है अमंग द अबव असाइनमेंट व्हिच असाइनमेंट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म? बेटा पहला एक्सेप्ट कर सकते हो, पहले आप मुझे लिखवाओ इधर, पहला एक्सेप्ट कर सकते हो, यस। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो एचबीटी बैंक लिमिटेड के, यस, इसको कोई टीटी बैंक ऊपर वाला स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई ऐसा भी नहीं है। देखो जनरली प्रोविजन के स्टैट्यूटरी ऑडिटर और कॉन्करेंट ऑडिटर का सीन है इधर, ठीक है, तो यहाँ पे आप टीटी बैंक लिमिटेड के कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो और स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एचबीटी बैंक लिमिटेड की, तो वो अलाउड है। दूसरा, तीसरा, ऑफर टू एक्ट एज ए सेटलर ऑफ जे चैरिटेबल ट्रस्ट, यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, यस, लेकिन चौथे और पांचवे में से एक ही कर पाओगे, या तो इसके इंटरनल ऑडिट करो या तो इसके स्टैट्यूटरी ऑडिट बनो करो, ये सेम कंपनी है ना, इस वजह से सेम क्लाइंट, सेम गोज विद दिस ऑल्सो, बट यहाँ पे क्योंकि वो बैंक की अलग है तो चलो। कहता है आप क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो एंड आइदर ऑफ 4 और 5, सो राइट आंसर वुड बी बी। समझ में आ रहा है? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा मैं कर सकता हूँ। पहले आपको कोशिश ये करनी है एग्जाम के अंदर भी अपना आंसर बनाओ, जब भी ऐसे ऑप्शन आते हैं ना कि तुम्हें क्या सही लग रहा है, और फिर नीचे जाके देखो कि जो तुम्हें सही लग रहा है वो नीचे है ऑप्शन, फिर उससे तुम्हें श्योरिटी हो जाएगी, अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ वो नीचे ऑप्शन है तो दिस इज करेक्ट। बाकी जो तुम्हें कंफ्यूजन होती है फिर तुम एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर सकते हो। एक मेथड होता है एलिमिनेशन जिसमें से तुम बिल्कुल ही गलत निकाल दो, बिल्कुल बाहर, अभी इसमें तो मैं नहीं फॉलो कर पाऊंगी, ओके, तो जो तुम्हें ऑप्शन बिल्कुल गलत निकाल लगता है ना उसमें से तुम उसको बिल्कुल बाहर ही निकाल दो, तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर केस स्टडी नंबर 13। ओके, लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 14। अगर इस केस स्टडी की बात करें ना, इसमें क्वेश्चन बहुत कम है और केस स्टडी काफी लंबी है, तो मैं फटाफट इसको हिंदी में बताऊंगी क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ज्यादातर एसक्यूसी 1 की प्रोविजन लिखी हुई है टू बी वेरी फ्रैंक। कहता है एक सीए फर्म है जिसका नाम है हनी एंड मनी एसोसिएट्स एंड इट इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बहुत सारी कंपनीज को, एंड इसके अंदर जो क्लाइंट बेस है इनका लिस्टेड कंपनीज भी हैं जिसको ये एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इस फर्म की जो ऑफिसेज है वो ऑल अक्रॉस द इंडिया है एंड विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट इन मोस्ट ऑफ दीज विच विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन मोस्ट ऑफ दीज लोकेशन। तो कहता है कि थ्रू आउट द इंडिया आपकी सीए फर्म के ऑफिसेज हैं एंड इनके पास काफी एक्सपर्ट है, टैक्स के एक्सपर्ट, ऑडिट के एक्सपर्ट, ऐसे। फर्म हैज एस्टैब्लिश्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम
फर्म के पास क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम भी है, जिसके अंदर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फॉर क्वालिटी, ये कवर होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट कवर हो रही है, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट बेस्ड ऑन SQC1 विच इज इशूड बाय ICAI। यस, ये कहता है जो 6 एलिमेंट हम पढ़ते हैं ना SQC1 के, जो किसी भी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, वो यहाँ पे भी हैं। तो अच्छी बात है, आगे चलो। ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑडिट एंगेजमेंट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी वाज पिक्ड अप फॉर एन इंस्पेक्शन बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ये हमने पढ़ा भी था SQC1 में इस कंसेप्ट को कि पीयर रिव्यू होता है, आपका क्वालिटी रिव्यू होता है, इंस्पेक्शन हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने एक अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करी थी, किसी कंपनी की ऑडिट परफॉर्म करी थी, उसको पिकअप कर लिया है इंस्पेक्शन के लिए। The inspection covered various aspects of the audit of financial statements and included an assessment of firm quality control system. तो जो भी इंस्पेक्टर या जो भी पर्सन आपकी इंस्पेक्शन करने के लिए आया, वो ये जानना चाह रहा है कि आपने इस ऑडिट एंगेजमेंट को क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया या नहीं किया। जो रिव्यूअर है, दे हैव डिसाइडेड टू डिस्कस द फॉलोइंग मैटर्स विद द ऑडिट टीम मेंबर्स। तो जिन एंगेजमेंट टीम के मेंबर ने इस ऑडिट को परफॉर्म किया था, जो आपका रिव्यूअर आया है इंस्पेक्शन करने के लिए, मैं मान लेती हूँ ये आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है या आपका पीयर रिव्यू एज द केस में भी, तो जो रिव्यूअर है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्या? सबसे पहला मैटर, रिव्यूअर ने इंक्वायरी किया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CA हनी, कि CA हनी का क्या काम है बेटा। CA हनी कौन है? पार्टनर है। CA हनी ने एक्सप्लेन किया दैट एंगेजमेंट टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ CA हनी एज द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर प्रोफेशनल। कि जब हम ऑडिट करने के लिए गए तो मैं CA हनी, मैं पार्टनर हूँ, मैं इस एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर था, और मेरे साथ बाकी प्रोफेशनल भी थे, इंक्लूडिंग द एंगेजमेंट इंचार्ज। CA मनी वॉज द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो CA मनी कौन था? EQCR था। अच्छा, एज द एंगेजमेंट पार्टनर ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन। कहते हैं CA हनी, मैं एंगेजमेंट पार्टनर था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डायरेक्शन देना, सुपरविजन करना एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लॉ, रेगुलेशन एंड इशूइंग द रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। बेटा ये तो एज पर ऐसे नंबर 220 जो हम पढ़ते हैं ना कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, कि वही बात लिख रहा है, तो इसने बिल्कुल सही बोली है, इसमें मुझे कोई गलत नहीं दिखाई दिया। आगे, taking responsibility for the review being performed in accordance with the firm's review policies and procedure. Normal review ये कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He also explained that he has already completed 7 years as an engagement partner. ये क्या क्यों लिखा हुआ है मैं बताती हूँ, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा बट पूछा जा सकता है। ये कहता है कि मैं ना ऑलरेडी 7 साल एज ए एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लीट कर चुका हूँ एंड हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, एक एंगेजमेंट पार्टनर को तुम 7 साल से ज्यादा उधर पे एज एन एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट करके रखते हो, तो फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। सो ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप इसको रोटेट करो। अभी आपने 7 साल तक वहां पे सर्व कर लिया, तुम्हारी क्लाइंट से जान पहचान होगी, फैमिलियरिटी थ्रेट एग्जिस्ट करता है, अभी इसको एज ए एंगेजमेंट पार्टनर वहां पे नहीं रहना चाहिए। फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होनी चाहिए जो ये कहे कि आप अपने एंगेजमेंट पार्टनर को एक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड के बाद रोटेट करोगे। द फर्म पॉलिसीज परमिट, कहते हैं एक एंगेजमेंट पार्टनर कितने साल तक रह सकते हैं? 15 साल। तो मुझे तो इधर फर्म की पॉलिसीज में इशू दिखाई दे रहा है, ये आप SQC1 के अंदर पढ़ते हो, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। मैटर नंबर 2, ओके, रिव्यूअर ने इंक्वायरी करी अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CA मनी। कहता है बताओ ये EQCR क्या काम कर रहा है? कहता है CA मनी एक्सप्लेन्ड दैट EQCR प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट एंड इज की इन सेफगार्डिंग द ऑडिट क्वालिटी। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि कुछ मैटर है जिनको लेकर ये चेकिंग करेगा। The firm has established a comprehensive system that prescribe the eligibility of EQCR, होना भी चाहिए। तो फर्म ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि EQCR कौन बनेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एंड उनको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। यस, कंसिडरेशन फॉर कैरिंग आउट द इफेक्टिव एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। यस, मुझे यहां तक भी कोई इशू नहीं लग रहा कि फर्म का एक सिस्टम है EQCR का। स्पेशली इन दिस एंगेजमेंट CA मनी एक्सप्लेन्ड, EQCR ने एक्सप्लेन किया दैट उसका रिच एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स मैटर एंड वो सिलेक्टेड बाय CA हनी। जैसे इसने ये बात बोली मेरे दिमाग खड़क गया। कहता है कि EQCR की अपॉइंटमेंट एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा है, तो फिर इंडिपेंडेंस किधर से हुई, ऑब्जेक्टिविटी कहां से हुई? क्योंकि आप समझो EQCR का काम क्या है। एक ना बच्चा था SQC1 का, मैं उसका डाउट नहीं टेकअप कर पाई शायद, बट मैंने पढ़ा था उसका डाउट, वो मिस हो गया। क्या था उसका डाउट? हम ना जब लक्ष्य बैच जो चल रहा है क्वेश्चंस का, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया, एक था नॉर्मल रिव्यू का जो एंगेजमेंट पार्टनर कर रहा है, और एक था EQCR रिव्यू का। तो मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन हम ऊपर देखकर आए हैं, तो आप ऊपर से रिकंसाइल कर लेना। वो बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिव्यू और EQCR के रिव्यू में क्या डिफरेंस है। वो कह रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बुक के अंदर अलग क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अलग सिचुएशन है। मतलब बच्चों की कंसेप्चुअल नॉलेज इतनी कम है,
कि उनको पता ही नहीं है कि नॉर्मल रिव्यू और EQCR की रिव्यू में क्या डिफरेंस है। तो बेटा आप मेरी बात समझो, नॉर्मल रिव्यू का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिव्यू का मतलब ये आपका जूनियर 1 है, ये जूनियर 2 है। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे बोल देती हूँ, ये आपका एसोसिएट 1 है, ये आपका एसोसिएट 2 है, इसके बाद मैनेजर है और इसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर है। तो सीन ऐसे चलता है कि एसोसिएट 1 जो काम करेगा उसके किए हुए काम का रिव्यू एसोसिएट 2 करेगा जो उसका सीनियर है, फिर उसके काम का रिव्यू उसका सीनियर करेगा मैनेजर 1, फिर उसको अल्टीमेटली एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। क्योंकि अगर आपने अभी देखा एज पर ऐसे नंबर 220 एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके पढ़ो, डायरेक्शन देने की, सुपरविजन करने की एंड रिव्यू करने की। ये रिव्यू जो काम करे आपकी एंगेजमेंट टीम, तो एंगेजमेंट पार्टनर तो रिव्यू करेगा, बट ये क्या EQCR है क्या? मतलब ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है क्या? क्या ये वो रिव्यू है जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता है? नहीं, क्योंकि जो आपका EQCR होता है वो इस हायरार्की के अंदर आता ही नहीं है, वो एंगेजमेंट टीम का मेंबर ही नहीं है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिविटी को देखना पड़ेगा। सो अगर एंगेजमेंट पार्टनर ही आपके EQCR को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आप जाके SQC1 खोल के देख सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द EQCR नीड्स टू बी इंश्योर्ड। ये आपके डे टू डे ये जो एंगेजमेंट टीम काम कर रही है उसके डिसीजन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो एंगेजमेंट पार्टनर ने सेलेक्ट किया है ना EQCR को, ये गलत किया है, दिस इज रॉन्ग। आगे, देयर वाज नो फॉर्मल लेटर कंफर्मिंग हिज सिलेक्शन एज EQCR, कोई लेटर भी नहीं भेजा। लिस्टेड कंपनी हैड सिग्निफिकेंट GST लिटिगेशन, जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे थे उसकी GST की लिटिगेशन थी, एंड CA मनी EQCR ने इंश्योर किया दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड। मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में बनते हैं, ये भले आप केस स्टडी में नीचे इसके MCQ ना हो ऐसे, बट अगर आगे तो, और इसके ऊपर केस स्टडी आ गई तो, मतलब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन आ गए तो आपको ये समझ में तभी आते जब आप सारी चीजें पढ़ते हो। कहता है CA मनी ने ये इंश्योर किया EQCR ही वॉज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द एंगेजमेंट टीम जजमेंट। भाई तुम पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते एंगेजमेंट टीम के डिसीजन में, तुम एंगेजमेंट टीम का हिस्सा ही नहीं हो, तुम एंगेजमेंट टीम के हिस्से में ही नहीं आते, तुम हायरार्की में नहीं आ रहे उसमें, so you cannot participate in engagement team judgment। जैसे कि engagement team सोच रही है यार मटेरियलिटी क्या सेट करूं, तुम आगे अपनी एडवाइस दे रहे हो, मेरे पास एक्सपर्ट नॉलेज है मैं बता दूं, नहीं, you cannot do that relating to these litigation। अच्छा कौन से मैटर में? GST लिटिगेशन को लेकर, क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज थी ना, इंक्लूडिंग मेकिंग द रेलिवेंट प्रोविजन। अरे आप नहीं गाइड कर सकते उनको। CA मनी कंफर्म दैट engagement quality control review was conducted in periodic interval and the engagement team has resolved all the observation raised during the engagement quality control review। तो कहता है जो भी मेरा इनसे क्वेश्चन था ना कि आपने काम कैसे किया, क्योंकि engagement quality control reviewer देखता क्या है कि engagement team ने काम कैसे किया, तो उन्होंने जो भी मेरा कंसर्न था दे हैव रिजॉल्व्ड दैट, तो मैं सेटिस्फाइड था ऐसा। लेकिन हम तो सेटिस्फाइड नहीं, आपने जैसे काम किया। आगे मैटर नंबर 3 क्या है? द रिव्यूअर इंक्वायर्ड अबाउट द एरियाज दैट रिक्वायर द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट और TCWG और एरियाज दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट। तो रिव्यूअर ने एंगेजमेंट टीम के मेंबर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कौन कौन से मैटर के रिलेशन में आपने मैनेजमेंट TCWG से बात करी। CA हनी ने बताया, एंगेजमेंट पार्टनर ने बताया दैट ड्यूरिंग द करंट ईयर एंगेजमेंट टीम ने ऑब्जर्व किया मटीरियल प्रायर errors in recognition of revenue including revenue recognition of revenue on gross basis instead of net basis। कि हमें क्या पता लगा कि कुछ तो मटेरियल प्रायर एरर्स थी इन रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। हो सकता है कि उन्होंने बैलेंस शीट के अंदर देखा होगा कोई प्रायर पीरियड आइटम आ रहा होगा, प्रायर पीरियड आइटम रेवेन्यू से जुड़ा हुआ, जो मतलब पिछले साल आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पिछले साल वो ओमिट हो गया, इसलिए इस साल आप उसको एज अ प्रायर पीरियड आइटम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हो। पिछले साल क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाए, पहले ये बताओ। कंट्रोल वीक रहे होंगे तभी ना आप उसको रिकॉर्ड कर पाए। ये पढ़ते हैं हम इसको, तो क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को शो कर रहा है? यस, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन होती है टू द TCWG अंडर SA नंबर 265। सो ये कंसेप्ट ना, ये जो डिस्कशन चल रही है वही बच्चा समझ पाएगा जो चीजों को कंसेप्चुअली पढ़ के आया है, बाकी तो उलझ जाएगा कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। चलो आगे, एंड उसको ये भी पता लगा कि करंट ईयर में जो तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो ग्रोस बेसिस पे कर रहे हो, खर्चे माइनस नहीं कर रहे हो उसमें से। दीज एरर्स वर आइडेंटिफाइड आफ्टर द ईयर एंड। कब पता लगा? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एफर्ट बाय द एंगेजमेंट टीम। एंड जजमेंट लेनी थी आपकी एंगेजमेंट टीम को, एफर्ट लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। आफ्टर मैनी डेलिब्रेशंस द मैनेजमेंट अग्री टू करेक्ट द मटेरियल प्रायर
material prior to the period errors by restating the comparative information as per applicable cap. तो उन्होंने comparative को revise करना सही समझ लिया, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हम अमेंड कर देंगे अपने comparatives को. Relevant internal controls were accordingly modified after the year end. और कंपनी ने अभी कंट्रोल भी मॉडिफाई करते जिनकी वजह से ये गलती हुई थी, कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी थी. Considering the complexity involved, measurement of revenue was identified as a key audit matter. आप कह रहे हैं मैं इसको एज अ काम आइडेंटिफाई करता हूँ, ये मैटर ऐसा है जो यूजर को पता होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो. The reviewer inquired about the rationale for the material difference between the amount of revenue stated in the financial statements and corresponding amount in the board report, including as a part of annual report. EQCR अभी भी आराम से, अच्छा ये EQCR नहीं बेटा, सॉरी, आई थिंक जहाँ पे मैंने बोला रिव्यूअर, ये मैं भूल गई. ये रिव्यूअर मतलब क्या कि जो आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहा है, या जो मान लेते जो पीयर रिव्यू करने के लिए आया है वो. ओके चलो, तो जो आपका रिव्यू कर रहा था, जो इंस्पेक्शन कर रहा था, उसको ये रिव्यूअर कह रहा है. उसने एक और मैटर के रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या रैशनल फॉर द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. सेल्स तुम्हारी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे सेल्स आ रही है 20 लाख रुपए की, ये तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट है, उधर सेल आ रही है 10 लाख रुपए की. भाई ये डिफरेंस क्यों? मटीरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसए नंबर 720. द रिव्यूअर ने इंक्वायरी करा रीजन फॉर द मटीरियल डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ सेल्स इन द बोर्ड रिपोर्ट, मतलब अदर इंफॉर्मेशन. क्या रीजन है इनकंसिस्टेंसी का? सीए हनी ने बोला देखो हमें वी आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारा तो ओपिनियन इसके ऊपर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. हमें तो ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. हमें ऐसा कुछ एनुअल रिपोर्ट के ऊपर कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है. ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट बोर्ड रिपोर्ट वॉज नॉट प्रोवाइडेड. कहता है और बाकी रही बात 720 की, हमारे पास बोर्ड रिपोर्ट आई नहीं थी जब हम अपनी ऑडिट कर रहे थे. इसको भी हम पढ़ते 720 के अंदर कि अगर आपका एनुअल रिपोर्ट नहीं बना, जो नहीं बना होता लिस्टेड कंपनी के केस में यार, है ना, तो फिर आप उसे एक WR ले लो मैनेजमेंट से कि जब भी आपका ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा विच इज बेसिकली योर एनुअल रिपोर्ट, तो आप हमें प्रोवाइड कराओगे. तब तो आपको काम करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर काम तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एसए नंबर 720 विद रिस्पेक्ट टू अदर इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे वो रीजन दे रहा कि हमने क्यों काम नहीं किया. कहता हमें बोर्ड रिपोर्ट मिली ही नहीं, हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर साइन कर दिया, डेट डाल दी, उस डेट तक हमारे पास ये बोर्ड रिपोर्ट आई नहीं थी, एनुअल रिपोर्ट थी ही नहीं. अकॉर्डिंगली जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी एसए नंबर 720 उसको कंसीडर करते हुए अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट वाज मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट. तो हमने तो एक स्टेटमेंट दे दी कि बोर्ड रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी. भाई इससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम नहीं हो जाती ना. एंड द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये गलत किया कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू कंसीडर द बोर्ड रिपोर्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऐसा नहीं है. Thus, any discrepancy between board report and audited financial statement does not require any consideration. ये अपनी responsibility भूल गए as per SC number 720. However, as a good governance, CA Honey has obtained a reconciliation. कहता है फिर भी हमने अच्छा governance को show करते हुए एक reconciliation मांग ली है of the amount of revenue between the board report and financial statement. के difference क्यों आ रहा है? एक गलत कर रहा है जो भी कर रहा है, 720 को एक compliance ही नहीं कर रहा. क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन के आंसर. नंबर 1, whether the selection of EQCR is as per the requirement of SQC1. नहीं, इंगेजमेंट पार्टनर चूज कर रहा, ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. सबसे पहला, no EQCR objectivity was not maintained since it was selected by the engagement partner and no formal communication was made regarding such a selection. Okay, let's see कि बाकी के एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. Yes, CA money is perfect match. ये तो गलत है बेटा. No EQCR objectivity could not be maintained since it was selected by the engagement partner and made a decision for the engagement team. वो जीएसटी के मैटर को लेकर ये जो डिसीजन कर रहा था ना, वो इसको नहीं करना चाहिए था. आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में. तुम एंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं हो, उनको तुम गाइड नहीं कर सकते उनको काम कैसे करना है. अरे भाई अगर तुम उनको गाइड करोगे तो फिर तुम उनके किए हुए काम को रिव्यू क्या कर रहे हो? तो राइट आंसर वुड बी सी. तो परफेक्ट मैच तो नहीं है वो. दूसरे क्वेश्चन में चलो. The reviewer is of the view that audit opinion on internal control under section number 143 subsection number 3I कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, शुड हैव बीन मॉडिफाइड एज मटेरियल वीक. यस डेफिनेटली. गलतियां अगर तुम्हें मिल रही है तो कंट्रोल वीक है ना, मटेरियल वीकनेस है तुम्हारे कंट्रोल के अंदर. तो जो आप रिपोर्टिंग करते हो अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3, वहां पे आप यहाँ पे मॉडिफाई करोगे क्योंकि कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. सेकंड, यस रीस्टेटमेंट ऑफ
Comparative information due to error is a strong indicator of material weakness in internal control. Also, relevant internal controls were not corrected by the end year, क्योंकि अगले साल वो correct हुए. So this is your answer. तो बाकी नो लिखा हुआ है तो काट दो, ये गलत है. Whether CA Honey should consider the board report or not as the audit report was already issued. He should definitely consider it as per SC number 720. कहता है the board report should not be considered. काट दो जहाँ पे लिखा है बोर्ड रिपोर्ट नहीं कंसिडर करोगे. अरे भाई अदर इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. यू हैव टू रीड द अदर इन्फॉर्मेशन, सो यू विल रीड द अदर इन्फॉर्मेशन. The board report should be considered since auditor's responsibility in relation to other information is uniform irrespective of the point of their availability. इसका मतलब क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले बन गई थी एनुअल रिपोर्ट या नहीं बनी थी. आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एसए नंबर 720 तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. देख लेते हैं सी में क्या लिखा हुआ है. द बोर्ड रिपोर्ट शुड बी कंसिडर्ड सिंस सब्सिक्वेंट इवेंट आर. अरे सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या लेना देना आ गया. बोर्ड रिपोर्ट नहीं कंसिडर करना, ये भी गलत है. ठीक है. सो दिस वाज योर केस स्टडी नंबर 14 आई गेस. यस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 15. इट सेज एक सीए फर्म है जिसका नाम है मैसेस HVMN कंपनी एंड ये सीए फर्म इज बेस्ड इन चेन्नई. 3 पार्टनर है इसके, एक CAMV CAH. फर्म इज एंगेज्ड इन वेरियस असाइनमेंट. फर्म बहुत सारे काम करती है एंड ऑडिट असाइनमेंट भी ये परफॉर्म कर रही है. ओके, इट सेज इसके 3 पार्टनर हैं एंड तीनों पार्टनर डिफरेंट असाइनमेंट को हैंडल कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. जब ये ऑडिट असाइनमेंट हैंडल कर रहे थे अपने रिस्पेक्टिव क्लाइंट की, ये कुछ इश्यूज है जो उनके सामने आए, जो नीचे लिस्ट डाउन किए गए हैं. सबसे पहले सीए फर्म को अपॉइंट किया जा रहा है. मैसेस HVM एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है AST लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए. इस ऑडिट एंगेजमेंट का एक एंगेजमेंट पार्टनर है CAV. जब वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा था AST लिमिटेड कंपनी की, उसको कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई. ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी की कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ती है टू द मैनेजमेंट. इनफैक्ट आई वुड से टू द TCWG इज द राइट वर्ड एज पर एसए नंबर 260. ठीक है. तो आपको कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या थी? He observed that there are not only inordinate delays by the management but also lack of willingness by the authorized personnel of the company in providing the required information necessary to perform the procedure in making the assessment of AST Limited's ability to continue as a going concern in the view of material uncertainty related to entity's ability to continue as a going concern. समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? तो आपको पता है इस पर ऐसे नंबर 570 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना. मतलब ये देखना कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं. तो इस वजह से आपको उन इवेंट और कंडीशन को फाइंड आउट करना पड़ता है जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी आ सकती है. ओके, तो आप अपना काम करना चाह रहे थे तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए थी आपने मैनेजमेंट के लोगों से मांगा, तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिले कर रही है या कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको देने के लिए रेडी नहीं है. In the view of the above, CAV wants to communicate this and other circumstances as additional information in his report with TCWG. मेरी बात समझने की कोशिश करो. वो अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको डालना चाहता है, वो सब तो ठीक है, आप इसको डाल सकते हो. इसके साथ साथ वो कम्युनिकेशन करेगा इसको टू द TCWG एज पर एसए नंबर 260. ओके. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जिसका नाम है वेद लिमिटेड, ये दूसरा क्लाइंट है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. इसको कौन साइन कर रहा है? CAH. तो CAH की ऑडिट कर रहा है, नहीं CAH ऑडिट कर रहा है वेद लिमिटेड की. द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन 15 मई 2024. तो बेटा एक कंपनी है जिसका नाम है वेद लिमिटेड, उसका एंगेजमेंट पार्टनर है CAH. इसने इसकी ऑडिट कर दी और ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई है 15 मई 2024 को. समझ में आ रहा है? यस. AGM कब डिसाइड हुई है इस कंपनी की? AGM कब हेल्ड होगी? इन दी मंथ ऑफ अगस्त 2024. तो मतलब अभी आप मान के चल सकते हो कि ये रिपोर्ट जो भी है थर्ड पार्टी के पास तो नहीं गई ना. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी के पास गई है, बट ये रिपोर्ट तो डेफिनेटली इसके ऊपर साइन तो हो चुके हैं. 17 मई 2024 को, डेट क्या है? 17 मई 2024 को कंपनी के पास एक इंटीमेशन आती है, कम्युनिकेशन आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमाउंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट है, दैट इज 8500 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ इंसेनेटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ 2021 बाई विच वॉज केप्ट इन अबेंस. सो कोई आपका पैसा अटका पड़ा था गवर्नमेंट के पास 2021-22 से. ठीक है. वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपके फेवर में रिलीज कर रही है. कब तक रिलीज हो जाएगा? 15 जून 2024 तक रिलीज हो जाएगा. मतलब श्योरिटी तो होगी ना कि 17 मई 2024 को कि पैसा आपको मिलने वाला है. तो बेटा ये तो रिकॉग्निशन फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कर देनी चाहिए. समझ में आ रहा है?
अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अग्री टू अमेंड द अकाउंट, बहुत अच्छी बात है, ये अमेंड करने के लिए भी रेडी हैं, राइट, एंड गेव द अप्रूवल टू इंक्लूड दिस अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड कंपनी की मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करी टू कंसिडर दिस मैटर। बेटा यहाँ पे बात हो रही सब्सिक्वेंट इवेंट एसए नंबर 560 की। अगर आपको पता होगा एज पर एसए नंबर 560 ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उन फैक्ट्स को लेकर जो पता लग रहे हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो आपकी रिपोर्ट के ऊपर डेट कब पड़ चुकी है, 15 मई 2024 को। तो 15 मई 2024 के बाद जो भी फैक्ट, जो भी इवेंट वगैरह हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता लग रही है, उसको लेकर आपको कोई काम नहीं करना। लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या थी कि अगर एक ऐसा फैक्ट आपको पता लगा कि ये फैक्ट अगर आपको पहले पता होता तो ऑडिटर ने एक डिफरेंट ओपिनियन दिया होता, है ना, तो फिर आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे हैंडल करने वाले हो। फिर 560 का जो प्रोसीजर लिस्ट डाउन है कि मैनेजमेंट को बोल लो कि अमेंड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट अग्री कर जाती है तो क्या, मैनेजमेंट अग्री नहीं करती है तो क्या, इंक्वायरी करो कि मैनेजमेंट कैसे इसको टेकअप करना चाह रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक ऐसा मैटर है जिससे आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता था, तो आपको एज पर एसए नंबर 560 ये काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट, अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट अमेंड करने के लिए रेडी भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो जहां पे मैनेजमेंट अग्री कर जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने के लिए, तो फिर आपको अपना ऑडिट प्रोसीजर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अप टू दैट अमेंडमेंट। तो मतलब यू हैव टू कंसीडर दैट अमेंडमेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, हाँ यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि ऑडिटर नहीं, ऑडिटर को मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करी टू कंसिडर दिस मैटर ऑल्सो। ओके, तीसरा सिनेरो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ सिम लिमिटेड। बेटा ये तीसरा क्लाइंट है आपका सिम लिमिटेड, इसकी ऑडिट कर रहा था, कौन कर रहा है पता नहीं, बट ऑडिट हो रही थी इसकी। देयर अराउज द डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ WR रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ सर्टेन मशीनरी। सो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ने, मान लेते हैं बैलेंस शीट है, यहाँ पे मशीनरी दिखाई होगी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ऑडिटर ने क्या बोला कि इसके ऊपर एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैनेजमेंट से WR ऑब्टेन कर लेता हूँ कि मैनेजमेंट बिलीव करती है कि जितना मशीनरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा है, नंबर ए वो एग्जिस्ट भी करता है, एग्जिस्टेंस को लेकर आप WR ले रहे हो, दूसरा उसकी वैल्यू ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन द WR रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस इज वन असर्शन एंड वैल्यूएशन ऑफ दिस मशीनरी। प्रॉब्लम ये है कि अभी ऑडिटर को इस WR की रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा है। क्यों, उसने आगे बताया, मैनेजमेंट गेव अ सर्टिफिकेट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यू। इस वजह से कि उसने जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया रजिस्टर्ड वैल्यू से, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मान लेते हैं कि जो आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से सर्टिफिकेट लिया, उसने बोला मशीनरी की वैल्यू तो सिर्फ 8 लाख होनी चाहिए, बट आपकी मैनेजमेंट ने WR में क्या लिख के दिया, 10 लाख की मशीनरी। तो डेफिनेटली देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दिस टू। इसका मतलब अभी ऑडिटर को डाउट आ रहा है कि ये जो मैनेजमेंट WR दे रही है उसको, WR के अंदर जो वैल्यूएशन को लेकर वो बातें कह रही है कि मेरी मशीनरी 10 लाख की, मैं ये बिलीव करती हूँ, ऐसा ये रिलायबल नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा ये कंसेप्ट आता है एसए नंबर 580 के अंदर। डोंट वरी अबाउट दैट कि जब भी आपको रिलायबिलिटी के ऊपर शक आता है ना, तो फिर आपको उधर फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिलायबल नहीं है मैनेजमेंट की WR, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है और आपको अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये सारी चीजें वहां पे आती है। आगे देखो, HT इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इज अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एक सिनेरो और चालू हो गया। जब आप केस स्टडी पढ़ोगे तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यार कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें हो रही है। तो अभी तक 3 सिनेरो हो चुकी है, चौथा सिनेरो आ रहा है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है HT इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है ये इन दी फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। इस इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स इम्पार्टिंग द क्वालिटी एजुकेशन, काफी अच्छा इनका काम है और ये क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी विच आर इंगेज्ड बाय देम आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। ज्यादातर इनके, मान लेते हैं इंस्टीट्यूशन एक कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ज्यादातर फैकल्टी क्या है, ज्यादातर फैकल्टी आपका प्रोफेशनल्स हैं। CAM जो इसी CA फॉर्म का एक पार्टनर है, इज ऑल्सो एल्यूमिनस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो यहीं से पढ़ के गया है वो, एंड ही हैज ज्वाइंड एज अ विजिटिंग फैकल्टी। और आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो एज अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर टीचिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ओके, द मैनेजमेंट ऑफ HT इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टूडियोज इज हाईली सेटिस्फाइड विद द टीचिंग स्किल। काफी खुश हो जाती है आपकी मैनेजमेंट इस इंस्टीट्यूशन की, एंड उसकी नॉलेज को देख के वो काफी इंप्रेस है। और इसी कैपेबिलिटी की वजह से मैनेजमेंट ने ऑफर कर दिया है CAM को टू टेक अप द असाइनमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, कि आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो ठीक है, बट आप हमारी ऑडिट भी कर दोगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। क्या ये पॉसिबल है बेटा? ये पॉसिबल नहीं है।
और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश करी, यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज नंबर 4। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। बेस्ड अपॉन द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्योंकि मैंने इसको मेंशन कर ही दिया है, तो सबसे पहले हम इसी को टेकअप कर लेते हैं। शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज 4 में आप आ जाओ, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ था ये प्रोविजन। पहले मैं आपको शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज 4 कहता क्या है वो प्रोविजन बताती हूँ, और फिर ये कहाँ पे हमारे ये डायरेक्ट प्रोविजन लिखी हुई है बुक के अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं ढंग से पढ़ा है। सो यू कम टू शेड्यूल 2, दिस इज योर शेड्यूल 2, राइट। शेड्यूल 2 पार्ट 1 का क्लोज नंबर 4 में आ जाओ। ये ओपिनियन को लेकर बातें करता है। ये पार्ट कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम गिल्टी मानेंगे फॉर अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो एक सीए जो प्रैक्टिस के अंदर है, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस, एनी एंटरप्राइज, जिसके अंदर या तो उसका या तो उसकी फर्म का या तो उसकी पार्टनर का एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ये मैं पूरा क्लोज नहीं आपको पढ़ा रही, बट मैं बताना चाह रही हूँ ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। यस बेटा नीचे आ जाओ। काउंसिल की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्या है ये मैं पढ़ देती हूँ। द काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू परमिट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एम्प्लॉयमेंट टू सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न इन विच इज एम्प्लॉयड। हाँ, कि जहां पे आप जॉब कर रहे हो वहां पे आप सर्टिफाई नहीं कर सकते उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और ऑफ द कंसर्न अंडर द सेम मैनेजमेंट एज द कंसर्न इन विच इज एम्प्लॉयड, या कोई और कंसर्न जो उसी कंसर्न की मैनेजमेंट के अंडर आती है जहां पे आप जॉब कर रहे हो। इवन दो यू आर होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस and thus such certification can be done by any other chartered by and thus such certification can be done by any chartered accountant in practice। कहता है भले आप सीओपी होल्ड करो, अदरवाइज आप एलिजिबल हो ऐसा सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, लेकिन जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल जिस कंसर्न में आप जॉब कर रहे हो, राइट, उस कंसर्न के उस कंसर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर आप कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह इशू नहीं कर सकते। इधर देखना, द काउंसिल हैज ऑल्सो डिसाइडेड दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट बाय हिमसेल्फ और इन द नेम ऑफ हिज फर्म, एक सीए खुद से या अपनी फर्म के नाम पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द ऑडिटरशिप ऑफ अ कॉलेज, उस कॉलेज के ऑडिट आप नहीं कर सकते इफ यू आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर इन द कॉलेज। सो यहाँ पे आप गेस्ट फैकल्टी थे, मतलब इन अ वे यू आर अ पार्ट टाइम लेक्चरर, तो उस कॉलेज की, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की आप क्या नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे बेटा, ऑडिट नहीं आप एक्सेप्ट कर पाओगे, और अगर आपने ऐसा किया यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लोज 4। क्या ये डिस्कशन क्लियर है? यस चलो आगे बढ़ेंगे। अगर ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इट सेज सिंस देयर अराउज अ डाउट ऑन दी management representation and considering the responsibility of this CA firm to obtain WR from the management as per relevant standards on auditing, select the incorrect option from the following। So basically आपको ना ऐसे नंबर 580 की प्रोविजन को ध्यान में रखना है और नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस को देख कर ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको 580 का कंसेप्ट समझ में आता है तो ये आ जाएगा। सबसे पहले कहता है although WR provide necessary audit evidence but they do not provide sufficient and appropriate audit evidence or then on their own about any of the matters with which they deal। बात तो सही है, अभी मैंने आपको यही तो बताया कि WR से आपको ऑडिट एविडेंस तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने आप में अगर आप WR को सोल ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे यूज करना चाहते हो तो यू विल नॉट गेट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। सो ये बात बिल्कुल सही है, बट आपको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी, करेक्ट नहीं। आगे चलेंगे। The fact that management has provided a reliable WR, अगर मैं कह दूं कि आपको WR रिलायबल मिल गई है ना, क्या उससे दूसरे ऑडिट एविडेंस का नेचर एंड एक्सटेंट अफेक्ट हो सकता है बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि WR से अपने आप में आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते। आप WR को एज अ कोऑपरेटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करते हो, सपोर्टिंग ऑडिट प्रोसीजर यूज करते हो। So it says the fact that management has provided a reliable WR, तो अगर आपको reliable WR मिल भी गई तो वहां से आपको एविडेंस तो मिल जाएंगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदर ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो उनका एनटीई क्या रहेगा। So it does not affect the NTE of the other audit procedure or other evidence। कहते हैं इट अफेक्ट द नेचर और एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस, गलत। रिलेटिंग टू द ऑडिटर्स दैट ऑब्टेन्स फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट देयर फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबाउट स्पेसिफिक असर्शन, नो। सो आपको बाकी काम तो करना पड़ेगा बेटा, कि मैनेजमेंट को लेट्स से कोई डिस्क्लोजर दे रहे थे एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उन्होंने डिस्क्लोजर दे दिए, वो तो आपको देखना पड़ेगा,
कोई स्पेसिफिक असर्शन की टेस्टिंग करने के लिए आपको जो एविडेंसेस चाहिए उसके लिए आपको सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये फैक्ट की डब्ल्यूआर से आपको रिलायबल एविडेंसेस मिल रहे हैं, इट डज नॉट अफेक्ट द एनटीई ऑफ द अदर ऑडिट प्रोसीजर और योर ऑडिट एविडेंस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो उसने यही बोला था ना कि गलत स्टेटमेंट कौन सी, ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डू नॉट अफेक्ट, तब ये स्टेटमेंट सही होगी। आगे चलेंगे। In case of identified inconsistency between WR and audit evidence obtained from other source, जैसे कि आपके क्वेश्चन में हो रहा है कि जब आपने जो वैल्यूअर है उसका सर्टिफिकेट लिया तो वैल्यूएशन कुछ और है और मैनेजमेंट WR के अंदर वैल्यूएशन कुछ और बता रही है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी है। तो इनकंसिस्टेंसी को आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। ऑडिटर में कंसिडर वेदर रिस्क रिमेन्स एप्रोप्रिएट, एंड जब आप इनकंसिस्टेंसी आपको ऐसी कोई मिल जाती है ना, तो इसका मतलब आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। ओके तो आप देखोगे जो मैंने इनिशियली रिस्क की लेवल सेट करी थी वो एप्रोप्रिएट है या मुझे रिस्क रिवाइज करने की जरूरत है, और अगर आप रिस्क को रिवाइज करोगे तो रिस्क के बेसिस पे आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइडेड होते हैं, तो फिर आपको अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर रिस्क बढ़ा तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी एडिशनली परफॉर्म करने पड़ेंगे। So it says, in the case of identified inconsistency between one or more WR and audit evidence obtained from other sources, auditor may consider it necessary whether the risk assessment remain appropriate, and if not वो revise करेगा risk को, and अगर risk revise होगा तो you have to revise the NTE of further audit procedure to respond to that risk। ये statement भी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। अच्छा, ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट इशू मिले हैं ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू कॉम्पिटेंस, मतलब कुछ आपको ऐसा मैटर मिला जहां से आपको लगता है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, या उनकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है, या उनके एथिकल वैल्यूज अच्छी नहीं है, डिलीजेंस नहीं है, मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल वैल्यूज, बट इवेंचुअली ये जो मैटर था ये बाद में जाके रिजोल्व हो गया और आपने ये कंक्लूड किया कि WR जो मैनेजमेंट दे रही फिर भी रिलायबल है। तो मतलब आपको कोई ऐसा सिचुएशन मिला जिसकी वजह से आपको इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, आपने फर्दर टेस्टिंग करी और आपने कंक्लूड किया नहीं WR इज रिलायबल, तो फिर वो सब तो ठीक है, WR रिलायबल है, वहां पे एविडेंस तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको डॉक्यूमेंट तो करना पड़ेगा ना। इन सच अ केस सिग्निफिकेंट मैटर इज डॉक्यूमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 230। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी नहीं है जो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, दैट इज बी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन है, CAV जो एंगेजमेंट पार्टनर है जब वो ऑडिट कर रहा था AST लिमिटेड की, वो कम्युनिकेट करना चाहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट के अंदर एज पर एसए नंबर 260। ठीक है, कर दो, कोई टेंशन नहीं है। नीचे कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं इन रिलेशन टू विच वो कम्युनिकेशन करेगा TCWG को। ओके बेटा, एडिशनल मैटर, ये काम की बात कर रहा है, सुनो मेरी बात। जो मैटर आप कम्युनिकेट करते हो TCWG को, उन्हीं मैटर्स में से आप की ऑडिट मैटर चूज करते हो, अगर आपको 701 का कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, नीचे इन्होंने ना अलग अलग मैटर लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन के अंदर, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा सर्कमस्टांस ऐसा है, कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पे TCWG को कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए एज पर एसए नंबर 260। नंबर 1, जहां पे ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया कि एक अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन की एज पर एसए नंबर 720। अब मेरी बात सुनो, सिनेरियो कैसे रहता है 720 का, कि 720 कहता है कि ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है बिटवीन दी अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर ऐसी कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है तो आप इवेल्युएट करते हो, चेक करते हो कि गलती कहां पे हुई, क्या एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई अदर इंफॉर्मेशन के अंदर, तो फिर आप मैनेजमेंट को बोलते हो इसको करेक्ट कर दो। अगर मैनेजमेंट उसको करेक्ट नहीं करती है तो TCWG को बताओगे क्योंकि आपकी रिपोर्ट अफेक्ट हो सकती है इधर। तो यस, ये मैटर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो टू द TCWG। मैंने जो भी बातें बोली वही बच्चा समझ पाएगा जिसको 720 समझ में आता है। दूसरा, when the auditor consider it necessary to include EOM or OM para in the report, yes, आप अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी ऐसा मैटर डालोगे ना जिसे रिपोर्ट का फॉर्मेट और एक्सटेंट अफेक्ट हो रहा है, 260 में ये लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, आपको उस मैटर की कम्युनिकेशन TCWG को करनी पड़ेगी। तो अगर जिन मैटर की वजह से आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, TCWG को कम्युनिकेट करोगे। रिपोर्ट के अंदर EOM पैराग्राफ जाएगा, OM पैराग्राफ जाएगा, तो रिपोर्ट का फॉर्मेट अफेक्ट होगा,
टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे। मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेकर कोई बातें डाल रहे हो, एज पर एसए नंबर 570 रिपोर्ट करो। मान लेते हैं एमयूआरजी डाल रहे हो तो रिपोर्ट अफेक्ट होगी, तो कम्युनिकेशन तो होगी टीसीडब्ल्यूजी को। बेटा ये कहता है कोई भी ऑडिट मैटर नहीं है टू बी कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद 701। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि की ऑडिट मैटर उन मैटर में से चूज किए जाते हैं विच आर कम्युनिकेटेड टू द टीसीडब्ल्यूजी। ये स्टेटमेंट की फ्रेमिंग ही गलत है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे तीसरा क्वेश्चन, इन द व्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेद लिमिटेड अग्रीइंग टू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8500 करोड़। बेसिकली ऊपर सिनेरियो आया था ना कि 15 मई 2024 को ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के ऊपर डेट डाल चुका है। 17 मई 2024 को 17 मई 2024 को आपको क्या पता लगता है, इंटीमेशन आती है गवर्नमेंट की कि आपका 8500 करोड़ का इंसेंटिव पास हो गया है एक तरीके से, तो आप इसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, मैनेजमेंट अमेंड करने के लिए मान जाती है। तो बेटा डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बाद कोई फैक्ट है जो आपको पता लगा जिसकी वजह से आप अगर पहले ये फैक्ट पता होता है एक अलग ओपिनियन देते, ठीक है। तो अभी आपको ना मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा अमेंडमेंट करने को, मैनेजमेंट अग्री भी कर रही है तो अभी आप क्या करोगे, डेफिनेटली जो आपके प्रोसीजर लिखे हुए हैं एसए नंबर 560 के अंदर उसको फॉलो करोगे। और वो क्या है, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दोगे टू दी न्यू ऑडिटर्स। यहाँ पे क्या होगा, जो भी अमेंडमेंट हुई ना अभी अमेंडमेंट को भी आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आपकी ऑडिट प्रोसीजर जितना भी आपका अप टू डेट न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट यहाँ पे इशू की जाएगी एंड उस ऑडिट रिपोर्ट तक आपके प्रोसीजर एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, यू विल कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर ऑन द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आप चेक करोगे एंड नई ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर इशू करेगा। यू विल प्रोवाइड द न्यू ऑडिटर रिपोर्ट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वन मोर थिंग, you will extend the audit procedure to the date of new auditors report। ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और आपका जो नई ऑडिटर रिपोर्ट डेट है उसके बीच में कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होना चाहिए जो फाइनेंशियल्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये प्रोसीजर सारे 560 के अंदर लिस्टेड है। तो इसने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे, कहता है कि नीचे ना प्रोसीजर लिखे हुए, बताओ इनकरेक्ट प्रोसीजर कौन सा है। बेटा इनकरेक्ट प्रोसीजर है डी, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसीजर है ही नहीं वहां पे। और आप मॉडिफिकेशन तब देते हो जब गलती होती है या फिर आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे तो मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर दी, आप अमेंडमेंट करने के बाद उसकी चेकिंग करो और अपने प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस। क्या अभी हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको 560 आता है, वो 3 सिचुएशन आती है, तो ये आपको ये पूरा प्रोसीजर वहां पे कॉपी पेस्ट मिल जाएगा। ये कोई प्रोसीजर वहां पे नहीं लिखा हुआ है। In response to the management offer, guide CAM whether to take up the assignment of the statutory audit of HT Institute of Professional Studies for the financial year 2023-24। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं ले सकता। तो जहां पे लिखा है ही कैन एक्सेप्ट काट दो, ठीक है। कहता है आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि आप वॉयलेट करोगे क्लोज नंबर 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। यही हमने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 4th का बी। सो दिस वाज योर केस स्टडी नंबर 15। Let's start with case study number 16. It says Messrs. Rowan and Associates को अपॉइंट किया जा रहा है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक जिसका नाम है GHF बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। जब आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे ड्यूरिंग द ऑडिट, इट वाज फाउंड दैट बैंक हैज अ बैलेंस विद स्विस बेस्ड बैंक। क्या आपके बैंक का बैलेंस है किसी फॉरेन बैंक के पास? द ऑडिटर अंडरस्टैंड दैट सच बैलेंस इज अ मैटर ऑफ इंपोर्टेंट कंसिडरेशन, कि जब हम इस बैंक की ऑडिट कर रहे होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा हमारे लिए कंसिडर करने के लिए। द इंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर मितांश, एक इंगेजमेंट पार्टनर है इस ऑडिट का जिसका नाम है मिस्टर मितांश, उसने भी एडवाइस किया है ऑडिट स्टाफ को कि आप डिटेल के अंदर ये सारे आइटम चेक करोगे जो बैंक के फाइनेंशियल्स के अंदर आ रहे होंगे। कौन कौन सा? नंबर 1 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रू हुआ है बेटा, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। सो कोई भी इंटरेस्ट जो अक्रू है, ड्यू नहीं है ऑन द डिपॉजिट, वो डिपॉजिट का हिस्सा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? Okay, the balance of interest rate swap amounting to rupees 81,26,500। So interest rate swap basically ये derivative contract होते हैं, ये off balance sheet item होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? Yes, आगे चलो। Further, the statutory auditor understand that one of the most important area to be checked in the audit is the compliance of CRR and SLR requirement। Yes, कि ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या आपका बैंक सीआरआर और एसएलआर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा। द ऑडिट स्टाफ अप्रेज्ड द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अबाउट द फ्यू अनऑडिटेड ब्रांचेस ऑफ द बैंक
and the course of action in this regard was discussed in detail with the engagement team. The detail with respect to the unaudited branches are as under. कहता है कि कुछ अनऑडिटेड ब्रांच है आपके बैंक की जिनकी ऑडिट नहीं होती है, उनकी डिटेल नीचे दी हुई है, उनके फाइनेंशियल्स नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम वहां पे इतनी है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस इतना होता है, टोटल लोन इतने हैं, टोटल डिपॉजिट इतने हैं. ऑडिटर ऑल्सो डिस्कस द फॉलोइंग विद द ऑडिट स्टाफ एंड बैंक मैनेजमेंट. ये कुछ और डिस्कशन है जो कि बैंक के ऑडिटर की ऑडिट स्टाफ और बैंक की मैनेजमेंट के साथ हुई कि कैसे वो डिमांड और टाइम लाइबिलिटी कंप्यूट करते हैं, डीटीएल, ठीक है, कैसे टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल वो कंप्यूट करते हैं. आपने ऊपर केस पढ़ा, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दो. देखो केस आपको लगा होगा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन एमसीक्यू उतने ही सिंपल हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है द बैलेंस ऑफ जीएचएफ बैंक विद द स्विस बेस्ड बैंक. तो बेटा आपका कोई पैसा है किसी और बैंक के पास रखा है, मान लेते हैं आपका कैश है वो, आप मुझे बताओ बैंक इसको जब अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो वो फॉरेन करेंसी होगी, जब आप उसका कन्वर्जन करोगे इंडियन रुपी के अंदर तो फिर आप किस रेट के ऊपर कन्वर्जन करोगे, बैलेंस शीट रेट के ऊपर जो रेट है. ये तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कंसेप्ट है. द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है, तो ये तो फॉरेन एक्सचेंज वाला आपने जो इंडिया पढ़ा होगा आपको समझ में आया होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आगे दूसरा, what should be the proper audit procedure in respect of interest on deposit accrued but not due on deposit. मैं बता चुकी बेटा इंटरेस्ट अक्रू है अभी ड्यू नहीं है तो डिपॉजिट का हिस्सा नहीं बनेगा, ये शो होगा आपका अदर लाइबिलिटीज की हेडिंग के अंदर, ये अकाउंटिंग का पार्ट है. द अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन डिपॉजिट, नहीं, अमाउंट डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा, सही बात है. अमाउंट शुड बी शोन अंडर द हेड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, यस, ये दोनों ही सही है. आपका ये जो पैसा है जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है बट अभी ड्यू नहीं हुआ तो वो डिपॉजिट का हिस्सा नहीं बनेगा, ये कहां पे शो होगा, अंडर द हेडिंग अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन. सो राइट आंसर वुड बी डी. द अमाउंट ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इतने अमाउंट का ये आ रहा है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस हेडिंग में आना चाहिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ये आपकी, क्योंकि ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होते हैं. आगे चलेंगे. Which of the following is correct? देखो ये सारे अकाउंटिंग के पार्ट है तो उधर समझाने वाला कुछ नहीं है. Which of the following is correct statement relating to the requirement laid down by Reserve Bank of India for Roshan and Associate while verifying the compliance with SLR requirement of the bank? So बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देखना पड़ता है SLR रिक्वायरमेंट के साथ आपका बैंक कंप्लाई कर रहा है या नहीं कंप्लाई कर रहा है. और ये कंप्लायंस आप कब देखते हो, ये कंप्लायंस आप देखते हो बेटा 12 महीने होंगे आपके, 12 महीने में आप एक बार देखोगे, लेकिन 12 और डेट आपको चूज करनी है जो फ्राइडे नहीं होनी चाहिए. सो मेसर्स रोशन एंड एसोसिएट्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द कंप्लायंस विद द एसएलआर रिक्वायरमेंट एट 12 और डेट इन डिफरेंट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हिच शुड नॉट बी फ्राइडे. तो ये भी बहुत ही सिंपल सी प्रोविजन है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा. तो मैंने क्या बोला कि जितना ये क्वेश्चन ऊपर देखने में टिपिकल लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, टेक्निकल लग रहा था, उतना ये सिंपल क्वेश्चन है. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद केस स्टडी नंबर 17. इट सेज एक कंपनी जिसका नाम है BNN लिमिटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द फाइनेंशियल ईयर 1980-81. अच्छा, बहुत सारी बातें लिखी हुई कंपनी के बारे में, लेकिन मैं सिंपल बता देती हूँ. कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और कंपनी ने कभी भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है सेबी LODR का. ये जो पहला पैराग्राफ है कंपनी के बारे में कुछ बातें लिखी जो हमारे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से इरेलीवेंट है. नीचे आ जाओ. इस कंपनी ने अपॉइंट किया था मैसर्स KPN कंपनी को अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर पिछले साल, एंड ये ऑडिटर रिजाइन करके चला गया है, और अभी जो नया ऑडिटर आया वो कौन है, मैसर्स JKL कंपनी एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24. एंड जब ये ऑडिटर अपनी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहा था, बेटा अगर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है मतलब एज पर ऐसे नंबर 510 आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ओपनिंग बैलेंस को लेकर. ओके, मैसर्स JKL एंड कंपनी ने सिंपली रिलायंस प्लेस कर लिया ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड. तो पिछले साल की ऑडिट आपने नहीं करी, किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी थी, तो मतलब ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए थे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर ऐसी कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं जिसे करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो सकती है. बट इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, इसने सिंपली जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस आ रहे थे उसको टेस्ट नहीं किया और उसके ऊपर रिलायंस प्लेस कर लिया. क्वेश्चन आगे. ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर ऑब्जर्व दैट कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स ऑन टाइम. अब ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, ये बताएगा. कहता है कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रही टाइम पे, मतलब कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है. कंपनी इज ऑल्सो नॉट एबल टू प्रॉपरली कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन अग्रीमेंट विद द बैंक. तो आप टर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब मेच्योरिटी जल्दी हो जाएगी लोन की.
मोर एवर कुछ और आपके फाइनेंशियल रेशियोज है कंपनी के की फाइनेंशियल रेशियोज वो भी नेगेटिव के अंदर है। इन सारी चीजों को देखकर ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला गोइंग कंसर्न की असेसमेंट मुझे प्रोवाइड कराओ, है ना। लेकिन मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं कराई। डिस्पाइट द फॉलोइंग, अब बार बार ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड नहीं कराई। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ऑडिटर डॉक्यूमेंटेड द रिक्वेस्ट एंड फॉलो अप रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न असेसमेंट इन द वर्किंग पेपर। बेटा अगर आपकी गोइंग कंसर्न की असेसमेंट मैनेजमेंट आपको नहीं देती है तो इसका मतलब आप अपना काम नहीं कर पाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाओगे एज पर एसए नंबर 570। मतलब ऑडिटर को भी तो देखना पड़ता है ना कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करी है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न बेसिस को यूज करना है या नहीं। आप इवेंट कंडीशन देखते हो जिसकी वजह से एक मटेरियल अनसर्टेनिटी राइज हो सकती है ओवर द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर मैनेजमेंट आपको गोइंग कंसर्न असेसमेंट देगी ही नहीं तो आप उसको चेक कैसे करोगे, उसकी इवेल्युएशन कैसे करोगे। तो मैं कह सकती हूँ आप अपना काम नहीं कर पाओगे, तो आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी ना वे। यस, तो आपको अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एसए नंबर 705। या तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा तो डिस्क्लेमर इशू करेगा। यही बात समझ में आ रही है? यस, तो यही यहाँ पे होगा। ये आपने डॉक्यूमेंटेशन करी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन रिपोर्ट भी तो मॉडिफाई होगी। ओके, आगे चलो। अपार्ट फ्रॉम द अबव द कंपनी हैज वन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है और कंपनी के इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर ही नहीं है। अरे रूल नंबर 11 में हमने पढ़ा था नहीं बात, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 3। Accordingly, auditor reported the said fact of not having the facility of edit log under the heading other legal and regulatory requirement under this rule number 11। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलो। Apart from the above fact, the several important financial information of BNN Limited during the year ended 31 मार्च 2024। So कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं as on 31 मार्च 2024 as follows। पेड अप शेयर कैपिटल, नेगेटिव P&L दिया हुआ है इसका, टर्नओवर, इन्वेंट्री, कैश लॉस और आपके ऑपरेटिंग लॉसेस। आउट ऑफ दी टोटल इन्वेंट्री 12.35 करोड़ थर्ड पार्टी के पास पड़ा है। मतलब आपकी टोटल इन्वेंट्री कितना है बेटा, टोटल इन्वेंट्री है 85 नहीं 15 करोड़ का, और 12.35 थर्ड पार्टी के पास पड़ा है। मतलब आपका एक मटेरियल इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ा है। तो अगर मैं बोलूँ एज पर एसए नंबर 501, क्या आपको इसके ऊपर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए कि जो थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर हमने 501 में देखा हुआ है, जैसे कि आप कंफर्मेशन मंगवा लो थर्ड पार्टी से कि उसके पास कितनी क्वांटिटी की इन्वेंट्री पड़ी है और उनकी कंडीशन क्या है, और कुछ और अदर प्रोसीजर वहां पे लिस्ट डाउन किए गए थे, वो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो टू कलेक्ट दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग दी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री व्हिच इज लाइंग विद द थर्ड पार्टी। ये जो भी केस स्टडी है आपको डिस्कशन समझ पे आई? यस, नीचे आ जाओ। कहता है as per the requirement of SA number 570 how the auditor should deal with the matter of unwillingness of management to provide the assessment relating to going concern। मैं बता चुकी हूँ, वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कराएगी तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा एज पर एसए नंबर 570, वो इवेल्युएट नहीं कर पाएगा गोइंग कंसर्न असेसमेंट को। तो उसके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगी तो वो अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा एज पर एसए नंबर 705। या तो क्वालिफाइड ओपिनियन उसको देना पड़ेगा या तो डिस्क्लेमर वो इशू करेगा। देखना लिखा हुआ है ऑडिटर शुड एक्सप्रेस द मॉडिफाइड ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट, ये इसका सही आंसर बनेगा। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन वो देगा। ये बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हो बेटा, इरेलीवेंट बातें लिखी हुई है यहाँ पे। आगे चलेंगे दूसरा, एज पर एसए नंबर 501 व्हाट इज द करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड। मैंने ये भी बता दिया आपको 501 के अकॉर्डिंग अगर ऑडिटर को sufficient and appropriate audit evidences चाहिए in relation to the existence and conditions of the inventory which is lying with the third party, तो उसको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। ऑडिटर रिलाई कर ले मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन के ऊपर? नहीं बेटा, क्योंकि वहां से उसको सफिशिएंट एविडेंसेस कैसे मिल सकते हैं। दूसरा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिलेटिंग टू द क्वांटिटीज एंड द कंडीशंस ऑफ द इन्वेंट्री हेल्ड बाय देम, या फिर अदर प्रोसीजर देखो परफॉर्म करेगा इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर एज अप्रोप्रिएट। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। और अदर ऑडिट प्रोसीजर भी हमने पढ़े थे एग्जाम्पल अंडर एसए नंबर 501। बाकी सब कुछ पढ़ सकते हो, ये गलत है। आगे चलेंगे, state the amount required to be reported by the auditor of this company under clause number 17 of para 3 of कारो 2020। ये कैश लॉसेस की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। तो कैश लॉस ऊपर क्वेश्चन के अंदर कितना है, कैश लॉस है आपका अगर आप देखते हो 2.95 करोड़ का, तो रिपोर्टिंग कैश लॉस की कितनी होगी 2.95 करोड़। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी थर्ड का सी। आगे चलो, अकॉर्डिंग टू एज पर एसए नंबर 510
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर कैन बी इंप्लीमेंटेड। अरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ओपनिंग बैलेंसेस के रिलेशन में, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा प्रोसीजर आप एडॉप्ट कर सकते हो। ये हमने पढ़ा हुआ है, 510 की मैंने क्लास भी डाली हुई है, क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, और ये बहुत बार वहां पे डिस्कस हुआ है कि देख लो जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था अप्रोप्रिएटली ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ क्या, है ना। दूसरा, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर को ठीक लगते हैं वो परफॉर्म कर सकता है। उसके साथ साथ वो ये भी देखेगा ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही है वो अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो तीनों ही प्रोसीजर वहां पे लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फोर्थ का डी। सो इट इज अ वेरी सिंपल केस स्टडी। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, इसमें कुछ भी घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा। Let's start with case study number 18. It says एक कंपनी जिसका नाम है EFG लिमिटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984-1985 में। ओके, कंपनी NBFC का काम कर रही है और कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है लोन देना। बाकी सब कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई वो छोड़ो। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, सेबी LODR का कंप्लायंस कर रही है, दिस एंड दैट। कंपनी की कहानी छोड़ देते हैं और नीचे आ जाओ। इन्होंने अपॉइंट किया है मेसेस SDS एंड कंपनी को, हाँ, अपना ऑडिटर, एंड मेसेस SDS एंड कंपनी ने थोरोली ऑब्टेन करी है नॉलेज एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस NBFC इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो उनको करना भी चाहिए। जब ये ऑडिट कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी हैज वायलेटेड वन ऑफ द प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन है प्रूडेंशियल गाइडलाइंस, उसका इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है, एंड that is relating to the acceptance of public deposit. So basically ये non deposit taking NBFC थी, फिर भी इन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। Since company was non deposit taking NBFC and in one case during the year under consideration company had accepted the public deposit, definitely गलत है। In this regard मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे दिया है, वो सब तो ठीक है। अभी ऑडिटर क्या करेगा बेटा, ऑडिटर भी इसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो ना डायरेक्शन का, तो आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली ऑल्सो रीपेड द सेट डिपॉजिट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था वो अगले साल रीपे भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लो रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस तो किया ना। Considering the said note, the auditor feels that the matter is important and required the attention of the user of financial statement. तो अगर आपको ये मैटर यूजर को बताना, रिपोर्ट में कहाँ पे डालोगे, EOM पैराग्राफ में। क्यों? क्योंकि डिस्क्लोजर दे दिया गया है, ठीक है। आगे, द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू 14 डेटर, तो 14 डेटर को आपने कंफर्मेशन भी भेजी, एंड टू कंफर्म द बैलेंस एज ऑन ईयर एंड एज पर ऐसे नंबर 705। ओके, ये जो कंफर्मेशन है वो आपने इस तरीके से डिजाइन करी है कि जो कंफर्मिंग पार्टी है डेटर, दैट विल डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर व्हेन दे डिसएग्री विद द सेम। मतलब कंफर्मेशन का नेचर क्या है, नेगेटिव कंफर्मेशन है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहला, considering the nature of the business which reporting clause of the CARO 2020 would be applicable on this। so मैं आपको ना ये सारे क्लोजेस पढ़ती हूँ, आप मुझे बताना NBFC के केस में कौन सा क्लोज के अंडर रिपोर्टिंग होगी और कौन से क्लोज में रिपोर्टिंग नहीं होगी। सबसे पहले, whether the company has conducted any non banking financial housing activity, non banking financial or housing finance activity without a certificate, विदाउट ऑब्टेनिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो रिपोर्टिंग होती है, हमें पता है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जो इसने लिए हैं, इन द नेचर ऑफ लोन, कोई लोन इसने हाँ कोई भी लोन है या कोई भी एडवांस है विच इज इन द नेचर ऑफ लोन, शेड्यूल ऑफ द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, एंड अच्छा ये लोन गिवन है बेटा, ठीक है, जो लोन इन्होंने दिया है तो उस लोन के रिलेशन में क्या इन्होंने एक रीपेमेंट का शेड्यूल बनाया है या कोई एडवांस विच इज इन द नेचर ऑफ लोन दिया है NBFC ने, उसके रिलेशन में आपने एक शेड्यूल बनाया है, और जो भी EMI है, प्रिंसिपल पोर्शन है, और जो इंटरेस्ट है वो आप रिसीव कर रहे हो ऑन द रेगुलर बेसिस, ये भी आप कारो में रिपोर्ट करोगे। वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 45I, ये NBFC के क्लोज में तो आ रहा है, ठीक है, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, ये आप कारो में रिपोर्ट करोगे। Whether company has provided loan guarantee security on behalf of any other entity, ये आप कारो में रिपोर्ट करोगे। देखो अगर मैं कारो का पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 3 की बात करूं तो ये रिपोर्टिंग होती है, बट ये रिपोर्टिंग वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती जहां पे आप एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हो जिस कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है, और वो हमारी कंपनी है NBFC। तो ये सारी चीजों के रिलेशन में तो कारो में रिपोर्टिंग हो जाएगी अंडर डिफरेंट क्लोजेस,
बट ये वाला मैटर आप कारो में रिपोर्ट नहीं करोगे। आप जब जाओगे ना ऊपर, पैरा नंबर 3 खोलना, क्लोज नंबर 3 खोलना, पहला ही पॉइंट आपको ये मिलेगा, ठीक है। वहां पे लिखा होगा ब्रैकेट में, अदर देन द कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन। तो जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है, वहां पे ये रिपोर्टिंग नहीं होती स्पेसिफिकली। वैसे कारो एनबीएफसी के केस में एप्लीकेबल होता है। सो इसका आंसर बनेगा, कारो में आप क्या रिपोर्ट करोगे, पहला दूसरा तीसरा, यस, पहला दूसरा तीसरा आप कारो में रिपोर्ट करोगे। आगे चलो, what is the auditor responsibility when the audit of this company for the previous year has not been conducted by the current auditor? पिछले साल की ऑडिट आपने नहीं करी, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने करी थी। तो मतलब आपके लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है, यस, 510 एप्लीकेबल हो जाएगा, यस। सो ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस के अंदर ऐसी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं जिससे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, यस। इसके साथ साथ अगर आपने 710 भी पढ़ा है, क्या इस मैटर को ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा अंडर ओएम पैराग्राफ, यस। सो ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट सच मैटर इन दी ओएम पैराग्राफ इन दी मेन ऑडिट रिपोर्ट, मुझे सही लग रहा है। ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट सच मैटर इन ईओएम पैराग्राफ में कहां से आएगा? ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी सही लग रहा है। तो पहला और तीसरा सही लग रहा है, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला और तीसरा मतलब थर्ड, सेकंड का ए वुड बी आंसर। आपने इसको जाके ना ऐसे नंबर 710 भी पढ़ोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलो, तीसरा, इन द गिवन केस व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू एसए नंबर 250 on the part of the auditor with reference to violating the guidelines by the company relating to the acceptance of public deposit? So आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया है, सो फिर ऑडिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताता है यहाँ पे। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सच मैटर इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट अंडर द हेड अदर। ओएम में नहीं आएगा बेटा, उसने डिस्क्लोजर दे दिया है तो ईओएम पैराग्राफ के अंदर आएगा। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सच मैटर इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट अंडर ईओएम पैराग्राफ ओनली नहीं है, आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी, और यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग अंडर ईओएम पैराग्राफ, ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओएम पैराग्राफ नहीं आएगा क्योंकि डिस्क्लोजर दे दिया है, और क्योंकि डिस्क्लोजर दे दिया तो आप रिपोर्ट को भी मॉडिफाई नहीं करोगे, तो आप यूजर को बताना चाहते हो तो फिर ईओएम पैराग्राफ में डालोगे। और 250 में जब आप कम्युनिकेशन देखते हो तो आप ये कंसीडर करते हो कि जो नॉन कंप्लायंस आपको मिला, क्या उसकी कम्युनिकेशन आपको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी करनी है, और यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेशन होगी, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा थर्ड का सी। लेट्स कवर केस स्टडी नंबर 19। ये केस स्टडी तो बहुत ही आसान है, मतलब ये इतनी आसान केस स्टडी की अगर मैं ना भी पढ़ूं ना भी कराऊं तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक सीए फर्म है जिसका नाम है भुवन एंड कंपनी, एंड ये सीए फर्म मेनली स्टेट ऑडिट और टैक्स ऑडिट का काम करती है, लेकिन अभी ये अपना काम थोड़ा सा और एक्सपेंड करने का सोच रही है, एक्सप्लोर कर रही है सम ऑफ द एरियाज ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं अभी से हम ड्यू डिलिजेंस भी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। एक क्लाइंट है भुवन एंड कंपनी का, वो क्लाइंट सोच रहा है टू एक्वायर अनदर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, और इसी वजह से ये क्लाइंट भुवन एंड कंपनी के पास आता है और कहता है ड्यू डिलिजेंस कैरी कर दो मेरे लिए टू इन रिलेशन टू दैट प्रपोज्ड मर्जर, ये देखने के लिए कि क्या अगर मैं उस कंपनी को एक्वायर करता हूं तो मुझे इस एक्विजिशन से, इस मर्जर से सिनर्जी मिलेगी, बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ। Also, a full-fledged financial due diligence is planned to be carried out after a price has been agreed for the business acquisition. कहता है एक बार हमारा ये प्राइस नेगोशिएट हो जाए फिर हम full-fledged financial due diligence भी करेंगे। They want to include cash flow, yes, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस से तो आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आप देखोगे, डेफिनेटली आप हिस्ट्री देखोगे कंपनी की, बैकग्राउंड देखोगे कंपनी के प्रमोटर्स का, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ईटीसी इन द स्कोप ऑफ द सेम, ये नहीं आएगा बेटा, ये नेसेसरीली आप इंक्लूड नहीं करते। आप जाके देख सकते हो जब हम फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पढ़ते हैं वहां पे काफी सारी लंबी लिस्ट है ना, उसके अंदर ये चीज नहीं इंक्लूड होती है। क्वेश्चन आगे कहता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस एक आर्टिकल असिस्टेंट आया आपके पास और वो इंक्वायरी कर रहा है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछता है वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन बाय द टारगेट कंपनी टू द बैंक। यस डेफिनेटली, अगर आपकी टारगेट कंपनी ने जिसको आप एक्वायर करने का सोच रहे हो उसने लेटर ऑफ कंफर्ट दिया हुआ बैंक को, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी है ना, तो ये हिडन लाइबिलिटीज को ढूंढने के लिए आपको काम तो करना पड़ता, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट एग्जांपल हिडन लाइबिलिटीज के, तो डेफिनेटली। आगे, फर्दर भुवन एंड कंपनी हैज आल्सो रिसीव्ड एन ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स क्लाइंट टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन नंबर 210। तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन
नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है अंडर सेक्शन नंबर 210. With respect to this investigation, Bhuvan and company is contemplating on the getting of the assistance of an expert with respect to the certain matter. कहते हैं सोच रहा हूं मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेता हूं. आप ले सकते हो, यस डेफिनेटली ले सकते हो. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन एज अबव, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, Bhuvan and company require certain evidence from the place outside the India in order to establish the correctness of the investment in the share of company outside India. तो आपको ना किन्हीं मैटर को लेकर एविडेंसेस चाहिए फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा ऐसा एक इनकम टैक्स के अंदर भी प्रोविजन होती है ना, कि आपको बाहर से कोई एविडेंस चाहिए तो आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा. क्वेश्चन कहता है वेदर लेटर ऑफ कंफर्ट गिवन टू द बैंक by the target company needs to be reviewed as a part of financial due diligence. Yes, to find out the hidden liabilities. Choose the correct answer. Yes, the objective of the due diligence exercise will be to look specifically for any hidden liabilities or overvaluation of the asset, and since letter of comfort given to bank it is a liability, it is a hidden liability, आपको बुक्स में दिखनी चाहिए. It should be reviewed. तो right answer of this question is going to be A. बाकी ऑप्शन पढ़ लेती हूँ. Yes, letter of comfort given to bank it is not a guarantee, it is not a guarantee, it is a liability. ये नोट्स में नहीं दिखेगी आपको, बुक्स में दिखनी चाहिए. ये नो वाला तो ऑप्शन ही गलत है. आगे, which among the following is not a matter to be included in the scope of full fledged financial due diligence. मैंने बता दिया accounting information system. आगे चलेंगे. Can Bhuvan and company take the assistance of expert in pursuing the investigation? Choose the correct reasoning from the below. Yes, you can. Yes, Bhuvan and company should consider whether assistance of other expert like engineer, lawyer, etc. is necessary in the interest of comprehensive and full examination of document and information. Yes, आप ले सकते हो अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट को इवेल्युएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लगती है तो. सो राइट आंसर इज ए. जहाँ पे नो लिखा हुआ है वो काट दो. ये इधर क्या लिखा हुआ है? यस, एसए नंबर 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट हैज अ स्पेसिफिक पैराग्राफ ऑन यूजिंग दी. नो नो, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे हमने कोई 620 के अंदर ऐसी बात तो नहीं पढ़ी कि अगर आप स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपर्ट की हेल्प लोगे. नहीं. सो राइट आंसर इज थर्ड का ए. मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 20. इट सेज सीए कुणाल ऑडिट कर रहे कंपनी की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024. कंपनी का नाम है टीएसजी केमिकल्स लिमिटेड. कंपनी लिस्टेड कंपनी है एंड ऑडिटर को कारों में रिपोर्टिंग करनी है, इस वजह से वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है. ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस विल बी परफॉर्म्ड. जो भी कारों में रिपोर्टिंग करने के लिए ऑडिटर को प्रोसीजर परफॉर्म करने थे वो उसने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं. कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम द सेल दैट इज 15,000 करोड़ रुपीज. ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज ऑडिटर को ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पता लगी है और उसको पता लगा कि कंपनी ने कुछ स्टैच्यूटरी ड्यूज है जो डिपॉजिट नहीं करवाई या आउटस्टैंडिंग है एज ऑन बैलेंस शीट डेट ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है बेटा. सो आपके ये डिस्प्यूट है, जहां पे ये डिस्प्यूट चल रहा है, ये फोरम है जहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, ये फोरम. ठीक है. और ये आपका स्टैच्यूटरी ड्यूज है और ये उस स्टैच्यू का नेम है जहां पे ये वो स्टैच्यू का नेम है जहां पे ये ड्यूज हैं. अगर मैं आपको क्लोज नहीं पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 7 की बात करूं तो उसकी प्रोविजन क्या है? उसकी प्रोविजन ये है कि जहां पे भी आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज मोर देन 6 मंथ का है एंड ये ड्यू आउटस्टैंडिंग होना चाहिए एज ऑन बैलेंस शीट डेट, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग है तो फिर आपको उसको कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है. और अगर ड्यू आप इसलिए पे नहीं कर रहे हो क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है तो आप साथ में ये भी रिपोर्ट करोगे कि यार कौन से फोरम के में ये आउटस्टैंडिंग है. तो यहाँ पे चारों के चारों ड्यूज, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट के ऊपर आउटस्टैंडिंग है और अगर आप तुम टाइम देख पा रहे हो, मेरे हिसाब से इन्होंने टाइम तो लिखा नहीं है, हाँ ये फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से जुड़े हुए ये ड्यूज हैं. सो इसका मतलब ये सारे ही ड्यूज मोर देन 180 डेज से ये आउटस्टैंडिंग है तो सबकी ही कारों में रिपोर्टिंग होगी. आगे चलो. The company has already made a provision of 10 crore in its financial statement considering the likely outcome of ongoing matters under the dispute at Income Tax Appellant Tribunal. कहता है कि कंपनी को लगता है कि हम कोर्ट में केस हार जाएंगे, ये पैसा हमें पे करना पड़ेगा, तो 10 करोड़ की उसने प्रोविजन बना दी है. लेकिन बाकी सारे जो भी ड्यूज है या बाकी सारे जिन भी फोरम्स के अंदर ये केस पेंडिंग है, कोई प्रोविजन कंपनी ने नहीं बनाई. The following information is available from the financial statements या रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी. ठीक है. क्या कंपनी के नॉन करंट एसेट है पीपीई, आरओयू एसेट कोई एसेट होगा जो उसने लीज पे लिया होगा और इंटेंजिबल एसेट है. ये एज ऑन 31 मार्च 2023 की पोजीशन है, ये एज ऑन 31 मार्च 2024 की पोजीशन है.
वैल्यू एज अबव आर एज पर द ग्रोस ब्लॉक, ठीक है। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होकर रखी है, या अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करूँ तो इसमें से अभी एमोटाइजेशन नहीं डिडक्ट हुई है। ये ग्रोस ब्लॉक के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूएशन है, प्रीवियस ईयर की और करंट फाइनेंशियल ईयर की। राइट ऑफ यूज एसेट में क्या आ रहा है, लीज। जैसे मैंने आपको बताया कोई एसेट होगा जो इन्होंने लीज पे लिया है। Where the company has obtained the right of use asset under the lease agreement as per Ind AS 116, okay। एक कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करती है फॉर विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड द मेंटेनेंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड। तो आप जब सेक्शन नंबर 148 पढ़ते हो वहां पे ये प्रोविजन आपने पढ़ी होगी कि कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज को कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की नीड आती है, और फिर उनमें से कुछ कंपनीज को कोस्ट ऑडिट भी करानी पड़ती है। तो आपकी कंपनी उन्हीं कंपनीज के अंदर कवर्ड होती है जिसको कोस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। Beside this, cost audit has also been mandated under section number 148, subsection number 2. So आपकी कंपनी को cost audit भी करानी पड़ेगी। Cost auditor has already examined the cost record and issued the cost audit report. तो CMA ने यहाँ पे कंपनी का cost audit कर लिया है और cost audit report भी उसने issue कर दी है। लेकिन जब आप अपनी statutory audit कर रहे थे, CA कुणाल has found the physical verification of inventories of the company has been conducted during the year by the management. तो उसको पता लगा कि कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है इन्वेंटरी की। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ इन्वेंटरी एज पर द फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट विज़ इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन बैलेंस शीट डेट। सो यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2024 बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो आपकी इन्वेंटरी का बैलेंस दिखाई दे रहा है वो ये है, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन के जो रिजल्ट है वहां से जो आपको इन्वेंटरी का बैलेंस पता लगा वो बैलेंस ये है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है उसके बेसिस पे हम वापस आएंगे और इसका आंसर देंगे आगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे, ही इज इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट दैट 2 सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ड्यू टू फ्रॉड। कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको बताया कि कंपनी के ऊपर फ्रॉड किया है उसके एम्प्लॉइज ने, और फ्रॉड का अमाउंट क्या है 47 लाख, 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है। द अमाउंट हैज बीन सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड फ्रॉम देम ड्यूरिंग द ईयर। पैसा बाद में वापस आ गया बट फ्रॉड हुआ तो सही, यस। Based upon the above fact, you are required to answer the following question. Number 1. Identify the correct statement relating to the reporting duties of the auditor under para number 3, clause number 1. बेटा ये बात कर रहा है PPE के रिलेशन में आपको क्या रिपोर्ट करना है। तो अगर आपको ये क्लोज नंबर 1 याद हो, वहां पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि क्या आपकी कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है PPE के, ठीक है, जहां पे फुल पर्टिकुलर शो किए गए हैं अलोंग विद द सिचुएशन ऑफ PPE। अगर कंपनी का इंटेंजिबल एसेट है तो क्या आप उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। तो देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ द PPE। और ये ड्यूटी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंटेंजिबल एसेट और ROU एसेट के रिलेशन में भी आ जाएगा। दिस ड्यूटी ऑल्सो अप्लाइज टू रिपोर्टिंग ऑन द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर राइट ऑफ यूज एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट ऑल्सो। फर्दर इसके साथ साथ ऑडिटर ये भी रिपोर्ट करता है कि क्या आपकी कंपनी एक रीजनेबल इंटरवल के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करती है PPE की। अभी रीजनेबल इंटरवल ऐसे डिफाइन नहीं किया गया, बट अगर आप गाइडेंस नोट में जाओगे कारों के तो वहां पे लिखा हुआ है 3 साल में एक बार, और इसके अंदर ROU एसेट भी कवर होंगे। फर्दर ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट ऑन वेदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट reasonable interval. This duty to report on physical verification by the management also extends to right of use asset. यही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा क्योंकि इसके अंदर सारी प्रोविजन है जिन मैटर्स को लेकर ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करेगा अंडर क्लोज नंबर 1। अगर आप बाकी ऑप्शन पढ़ोगे ना तो ये गलत लिखा हुआ है। देखो इसमें बोला है कि ये जो ड्यूटी है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करती है या नहीं करती, ऑडिटर को रिपोर्ट करता है, ये इसमें ROU एसेट कवर नहीं होते, ऐसा नहीं है। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर ROU एसेट नहीं आते, ये भी गलत है। और अगले पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है कि इसमें ROU एसेट कवर नहीं होते, ये गलत है। तो अगर आपने कोई एसेट लिया है लीज के ऊपर, मान लेते बिल्डिंग ली है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी की मैनेजमेंट को उसकी भी करनी पड़ेगी, और कारों के अंदर ऑडिटर ये रिपोर्ट करेगा कि रीजनेबल इंटरवल के ऊपर आप अपने PPE इंक्लूडिंग द ROU एसेट फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करती है या नहीं करती है। सो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट का A। आगे चलेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रिपोर्टिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज विच हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर पैरा नंबर 3 क्लोज नंबर 7। अंडर B में ये कवर होता है, वहां पे A है और B 2 पॉइंट है। A में अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है और B के अंदर डिस्प्यूटेड ड्यूज है। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया कि सारे मैटर्स की ही रिपोर्टिंग होगी।
All the four matters of for which information has been provided in the case scenario needs to be reported. चारों मैटर की रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि चारों के चारों ही ड्यूज अगर आप देखोगे आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट के ऊपर। आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन से फोरम के अंदर वो आउटस्टैंडिंग है। आगे चलेंगे, बाकी प्रोविजन पढ़ लेना, गलत लिखी हुई है। शुड द फ्रॉड डिस्क्राइब्ड इन द केस टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर क्लोज 3, मतलब पैरा 3 क्लोज 11? यस डेफिनेटली। देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम का है। अगर कोई फ्रॉड हुआ है, कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व है, तो ये रिपोर्ट होगा कारों के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। द रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट ऑफ द फ्रॉड डज नॉट अप्लाई इन द करंट सिचुएशन, क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट डिस्कवर हो गया नहीं, फ्रॉड का अमाउंट ऑडिटर ने डिस्कवर नहीं किया, फ्रॉड ऑडिटर ने डिस्कवर नहीं किया, मैनेजमेंट ने उसको बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता लगा ना तो भी देयर इज नो ड्यूटी टू रिपोर्ट सिंस अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़, ऐसा नहीं है। इट इज अ फ्रॉड ऑन द कंपनी, सो कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है या बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एज द केस में भी। इट इज द फ्रॉड ऑन द कंपनी एंड ऑडिटर शुड रिपोर्ट द नेचर ऑफ द फ्रॉड, कि किस नेचर का फ्रॉड था, कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, एंड ये जो ड्यूटी है कि आपको फ्रॉड को रिपोर्ट करना है कारों में अंडर क्लोज नंबर 11, दिस विल अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी थर्ड का सी। आगे चलेंगे, आगे उसने बोला क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट रिकवर हो गया तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एज रिगार्ड कॉस्ट रिकॉर्ड इज कंसर्न्ड, which of the following statement is correct regarding reporting of this under cost record को लेकर कौन सा आपका क्लोज एप्लीकेबल होता है? 6, पैरा 3 क्लोज 6। सो मैं आपको बताऊं, ऑडिटर को खाली ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या आपकी कंपनी मेंटेन कर रही है प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। So auditor is required to report whether prescribed cost records have so been made and maintained. बनाए और आप उसको मेंटेन करो बस, बाकी इसने फालतू बातें लिखी जैसे मैं पढ़ देती हूँ। नंबर 1, द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मेंटेनेंस, गलत है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एज वेल, नहीं, इतना काम हमें नहीं करना। ऑडिटर हैज ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द कॉस्ट अकाउंट, अरे भाई आपको थोड़ी रिपोर्ट करना है, वो तो सीएम में करेगा। आपको खाली कारों के अंदर ये रिपोर्ट करना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट रिकॉर्ड आपके लिए प्रिस्क्राइब किए, आपने उनको बनाया, उनको मेंटेन किया, बस। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडरिंग द वैल्यूज ऑफ द इन्वेंटरी दैट अराइव्ड अपॉन द फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट विज़ वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऊपर टेबल दी हुई ना, एक साइड के ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन के रिजल्ट है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एक साइड पे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है एज पर योर फाइनेंशियल्स एज ऑन बैलेंस शीट डेट, वो लिखा हुआ है इन्वेंटरी का। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कारों की रिपोर्टिंग की पर्पस के लिए। तो बेटा अगर मैं कारों की रिपोर्टिंग की बात बताऊं तो वहां पे लिखा हुआ है पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 2 के अंदर कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रही है और फिजिकल वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको डिस्क्रिपेंसी मिली 10% या उससे ज्यादा की, तो फिर कारों में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जो आप डिस्क्रिपेंसी देखते हो 10% या उससे ज्यादा की, ये आप कैटेगरी वाइज देखोगे, मतलब आप देखोगे रॉ मटेरियल इंडिविजुअली इधर कितना वेरिएशन आ रहा है, WIP में कितना वेरिएशन है, फिनिश्ड गुड में कितना वेरिएशन है, एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स के अंदर कितना वेरिएशन है। अगर ये 10% ये उससे ज्यादा का है तो फिर आप कारों में रिपोर्ट करोगे। समझ में आ रहा है? अभी आप निकालो कहाँ पे 10% या उससे ज्यादा का आ रहा है, पहले का निकालो। अगर मैं ये निकालती हूँ तो ये आ रहा है 1.7% के आसपास, ठीक है, तो ये कारों में नहीं जाएगा। अगला 410 माइनस 430 ये आ रहा है 4.65% के आसपास, तो ये भी कारों में नहीं जाएगा। ये आ रहा है, हाँ ये 10% से ज्यादा आ रहा है 10.39 समथिंग, ये कारों में जाएगा। माइनस ये भी आ रहा है 22% के आसपास, ये भी कारों में जाएगा। तो फिनिश्ड गुड एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स की रिपोर्टिंग कारों में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिपेंसी आपको मिली वो 10% या उससे ज्यादा की थी। नीचे देखो जाके, ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। देयर इज नो इंस्टेंस टू बी रिपोर्टेड, ये गलत है, 2 मिले हमें। द रिपोर्ट आपको रिपोर्ट करना है डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ WIP फिनिश्ड गुड, नहीं। टू रिपोर्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड, यस। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यस, क्योंकि इन दोनों में ही डिफरेंस 10% या उससे ज्यादा का था। इन each class of inventory as the difference is more than 10% based upon the value as per books of account.
The auditor should also comment on whether they have been properly dealt in the books of account. Yes, आप ये भी रिपोर्ट करते हो कि क्या इन जो डिस्क्रिपेंसी मिली इनको अप्रोप्रिएटली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैनेजमेंट ने डील किया. ये गलत है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सी. सो दिस वाज योर लास्ट केस स्टडी फॉर टुडेज क्लास. सेकेंड पार्ट है ये. एंड इसके बाद अगर आप देखोगे 10 केस स्टडी आई थिंक हमारी बची हुई है, 10 या 15 बची होंगी मेरे हिसाब से. ठीक है, 35 के आसपास केस स्टडी है जिसको हम पार्ट नंबर 3 में टेकअप करेंगे. ओके और अगर बड़ी केस स्टडी हुई तो मैं एक और पार्ट बना दूंगी क्योंकि क्लास रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है. ये देखने में ऐसा लगता है यार बस 10 केस स्टडी ही तो हैं, बट आप क्लास की टाइमिंग देखो कितनी ज़्यादा बन जाती है. और अगर आप नंबर ऑफ पेजेस देखोगे इस कंपाइलेशन के 177 के आसपास ये डिस्कशन है नंबर ऑफ पेजेस की जो हो रही है. सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको डिस्कशन समझ में आई होगी. आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो सकता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कंसेप्ट को लेकर मुझे नहीं पता और मैं किस लेवल पे बात कर रही हूँ वो शायद आपको ना क्लिक हो. कुछ ऐसे केसेस ऐसे हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है मैंने कहीं पे कम एक्सप्लेनेशन दी हो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो पता नहीं चलता ना बच्चे को कहाँ तक हम एक दूसरे के साथ सेम पॉइंट पे आ पाए. तो आप अपना कमेंट डाल सकते हो. ओके सो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे नाइट जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो. डू लाइक आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. थैंक यू सो मच.